अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैं हूं सईद हमजला बुखारी। आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूं नस्ट के नेट टू 2026 की सीरीज के डे फिफ्थ, सिक्स और सेवन्थ के एमसीक्यूज, यानी कि हमारे पास जो फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स फरवरी के पेपर्स के अंदर देखे गए और वो तमाम एमसीक्यूज जो कि यूनिक है। यूनिक किस सेंस में, देखें आपके पास मेरे बेटे, हम लोग डे वाइज सीरीज बनाते आ रहे हैं। हमने डे वन देखा, डे टू देखा, डे थ्री देखा, और हम लोगों ने देखा उसके अंदर के आपके पास चंद ऐसे एमसीक्यूज थे जो कि आपके पास टॉपिकली रिपीट होते चले जा रहे थे। आज की वीडियो के अंदर हम लोगों ने सारे वो क्वेश्चंस कंपाइल किए हैं जो कि 3 दिन से हमारे पास हमें स्टूडेंट्स ने भेजे, स्टूडेंट्स ने सेंड किए, हम रिसीव किए, और उन लोगों ने देखा कि आपके पास जो यूनिक पैटर्न आया, वो तमाम पैटर्न जो कि अभी तक के डिस्कस किए गए एमसीक्यूज में नहीं किया गया था, उन तमाम एमसीक्यूज को इंशाल्लाह ताला हम लोग डिस्कस करने जा रहे होंगे आज। तो बिना कुछ देरी की हम लोग बढ़ते हैं अपने सवालों की तरफ और देखते हैं कि किस तरह के सवालों को पिछले 3 दिन के एमसीक्यूज के अंदर देखा गया, इंक्लूडिंग आज के दिन भी। तो पहले सवाल में आपके पास क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं रेडियो एक्टिव सैंपल डिकेज टू 15/16 ऑफ इट्स ओरिजिनल अमाउंट। यानी कि आपके पास जितना भी एक रेडियो एक्टिव सैंपल था, जितना भी बड़ा रेडियो एक्टिव सैंपल था, उस रेडियो एक्टिव सैंपल के फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे कहता हूं कि भाई आप कर लीजिए 16 हिस्से, ठीक है। आपने कितने कर लिए भैया? 16 हिस्से कर लिए। ये हो गए 16 हिस्से। इस 16 में से 15 हिस्से डिके हो गए। इस 16 में से समझ लो ये 15 हिस्से क्या हो गए? डिके हो गए। तो आपके पास 15 हिस्से डिके हो गए, बचा गया एक हिस्सा बचा, यानी कि 16 में से सिर्फ एक हिस्सा बचा है। तो ये अमाउंट लेफ्ट है। अमाउंट लेफ्ट जो है हमारे पास एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस की, वो कितनी है? वो है हमारे पास 1/16। अभी तक जो हम लोगों ने सवाल देखे थे इससे पहले दिनों में, उसमें ये 1/16 लिख के देते थे। इस दफा इन्होंने उल्टा करके लिख के दिया, जिसकी वजह से बच्चा कंफ्यूज हो गया। हालांकि ये तो बहुत ही आसान सवाल है सर। क्यों? क्योंकि इस 1/16 को सर मैं 1/2 भी लिख सकता हूँ। और जो आपके पास अमाउंट लेफ्ट का फॉर्मूला होता है 1/2n, तो यहां से मुझे पता चला n यानी कि नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स। n क्या होता है हमारे पास? नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स। तो मुझे पता चला भाई कि कितनी हाफ लाइफ गुजर चुकी है हमारे पास, यहाँ पे 4 हाफ लाइफ गुजर चुकी हैं। अब सवाल क्या कह रहा है, ये 4 हाफ लाइफ कितनी देर में गुजरी है? 4 सेकंड्स में गुजरी है। भाई 4 हाफ लाइफ कितनी सेकंड्स में गुजरी है? हमारे पास 4 सेकंड्स के अंदर गुजरी है। तो आप ये बताइए एक हाफ लाइफ कितनी देर की हो जाएगी? सर सिंपल, 4 से 4 कटा गया, तो एक हाफ लाइफ कितनी देर की आ गई? हमारे पास 1 सेकंड की आ गई। एक हाफ लाइफ कितने की आ गई? 1 सेकंड। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास? ऑप्शन ए, 1 सेकंड। आए आगे चल के देखते हैं अपने पास और क्या क्या सवाल आता हमारे पास देखने को मिले इन पिछले 3 दिनों के अंदर। कह रहे हैं सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर मेजर्स। एक सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर क्या मेजर करता है? देखें बेटा, गैल्वेनोमीटर आपके पास एक ऐसी डिवाइस होती है जिसका काम क्या होता है, जिसका मेजर काम होता है करंट को डिटेक्ट करना। इसका मेजर काम क्या होता है? करंट को डिटेक्ट करना। डिटेक्ट करने का मतलब क्या है? आसान जुबान में करंट है या नहीं है, और है तो किस डायरेक्शन में जा रहा है। जैसे कि हम लोग अपने घर के अंदर एक डिवाइस यूज करते हैं, टेस्टर। उसको जब हम लोग सॉकेट में लगाते हैं तो सॉकेट में लगाते ही उसका बल्ब जल जाता है, जिससे हमें पता चलता है कि यार करंट है या नहीं है। दैट्स इट, इससे ज्यादा कुछ नहीं पता लगता हम लोगों को। ठीक है, तो यही काम एक गैल्वेनोमीटर का भी होता है। गैल्वेनोमीटर हम लोगों को क्या बताता है कि भाई करंट है या नहीं है, और अगर है तो डायरेक्शन क्या है करंट की तार के अंदर? लेफ्ट पे जा रहा है, राइट पे जा रहा है, तार की डायरेक्शन में ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है। यानी कि अगर तार हमारे पास हॉरिजॉन्टल रखा हुआ है तो या तो लेफ्ट पे जा रहा होगा या राइट पे जा रहा होगा, या तार हमारे पास वर्टिकल रखा हुआ है तो ऊपर जा रहा होगा या नीचे जा रहा होगा। वो हम लोगों को गैल्वेनोमीटर की सुई से पता लग जाता है। डन हो गया। लेकिन गैल्वेनोमीटर को हम लोग एक और काम के लिए भी यूज कर सकते हैं, और वो दूसरा काम क्या है? वो है मेजरमेंट ऑफ करंट। लेकिन कितनी? ये बात याद रखिएगा कि गैल्वेनोमीटर जो होता है आपके पास बहुत ही छोटी अमाउंट ऑफ करंट को मेजर करता है। मिली एम्पियर से माइक्रो एम्पियर तक की इसकी रेंज होती है। मिली एम्पियर से माइक्रो एम्पियर तक की जो रेंज होती है इसको मेजर कर सकता है, इससे ज्यादा मेजर नहीं कर सकता, क्योंकि उसके बाद इसकी जो सुई होती है वो फुल डिफ्लेक्शन शो कर देती है आपके पास। तो क्या ये हाई करंट को मेजर कर सकता है? नहीं सर। डिटेक्ट कर सकता है। हाई वोल्टेज? नहीं सर। स्मॉल करंट? यस। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास? स्मॉल वैल्यूज ऑफ करंट जो होती हैं वो आपके पास एक सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर के साथ मेजर की जा सकती है, और वो स्मॉल वैल्यूज को याद रखिएगा कि वो कितनी होती हैं। वो माइक्रो एम्पेयर से मिली एम्पेयर तक की रेंज की होती है हमारे पास। डन हो गया सर। और दिखाएं। अब इस सवाल में कह रहे हैं टेस्ला यूनिट इक्वल्स। टेस्ला का जो यूनिट है वो आपके पास किसके बराबर होता है? आओ जरा पहले तो फॉर्मूला देखते हैं कि टेस्ला का जो यूनिट है यानी कि मैग्नेटिक फील्ड बी, वो किस किस फॉर्मूले में आती है। एक उसका फॉर्मूला होता है हमारे पास फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर से बनता, जिसमें फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर का फॉर्मूला होता है बिल, BIL। यहां से अगर मैं बी का फॉर्मूला बनाऊं तो बी किसके बराबर हो जाएगा? F/IL के। डन हो गया सर। मैं बी का यूनिट होता है हमारे पास टेस्ला, जैसे सवाल में गिवन है। अब टेस्ला अगर हम देखें तो किसके बराबर आ रहा है? सबसे पहले ऊपर फोर्स,
फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, डिवाइडेड बाय करंट, करंट का यूनिट होता है सर एम्पियर, और आगे कौन है लेंथ, लेंथ का ऐसा यूनिट होता है मीटर। तो इस तरीके से हमारे पास क्या बन गया, न्यूटन एम्पियर इनवर्स मीटर इनवर्स। टेस्ला किसके बराबर आ गया सर, ये तो ऑप्शन ए में लिखा हुआ है, तो ऑप्शन ए सही हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया। लेकिन सर एक ऑप्शन ए एंड सी बोथ भी है, तो एक दफा जरा सी वाले को भी झांक लेते हैं कि क्या ये है कि नहीं है। तो जिस बच्चे को डायरेक्टली याद होती है वैल्यू, तो उसको तो मालूम होना चाहिए कि 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर भी आंसर होता है हमारे पास। कैसे होता है वो भी समझा दूं। फ्लक्स का फॉर्मूला होता है मैग्नेटिक फ्लक्स का, मैग्नेटिक फील्ड मल्टीप्लाई बाय सरफेस एरिया। अब यहां से अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला अलग करूं तो ये हो जाएगा हमारे पास फ्लक्स डिवाइडेड बाय एरिया। मैग्नेटिक फील्ड का जो यूनिट है वो हमें सवाल बता रहा है क्या है, आपके पास टेस्ला है। और इसी तरह से फ्लक्स का जो यूनिट होता है, फ्लक्स का ऐसा यूनिट होता है हमारे पास सर वेबर्स, और एरिया का ऐसा यूनिट होता है मीटर स्क्वायर। तो इस तरह से टेस्ला जो है वो वेबर पर मीटर स्क्वायर के बराबर भी बन जाता है। तो इस तरह से 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर भी सही हो गया। तो यानी कि इस ऑप्शन में हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, बोथ ए एंड सी, दोनों ही करेक्ट है हमारे पास। ठीक हो गया। अब आगे देखते हैं और क्या क्या पूछा गया भाई इन 3 दिनों के अंदर। कह रहे एक्सपेरिमेंटल प्रूफ ऑफ लाइट्स वेव नेचर। कौन सी नेचर, वेव नेचर। देखो किसी भी पार्टी, किसी भी ऑब्जेक्ट की, जितने भी ऑब्जेक्ट्स इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट करते हैं उसकी दो ही नेचर हो सकती है, या तो उनकी पार्टिकल लाइक नेचर होती है या फिर हमारे पास वेव लाइक नेचर होती है। पार्टिकल लाइक नेचर किस तरह से प्रूव होती है कि अगर तो वो जो आपके पास ऑब्जेक्ट है वो कोलाइड कर सकता है, वो कोलिजन परफॉर्म कर सकता है, वो टकरा सकता है, टकराने का मतलब अपनी काइनेटिक एनर्जी और अपना मोमेंटम ट्रांसफर कर सकता है, तो वो कहलाता है पार्टिकल। जबकि वेव नेचर कब प्रूव होती है आपके पास, जब वो क्या करके दिखा सकता है हम लोगों को, इंटरफेरेंस, यानी कि पार्टिकल्स इंटरफेरेंस नहीं कर सकते और वेव्स कोलिजन नहीं कर सकती। तो अगर आपके पास इंटरफेरेंस शो हो रही है तो इसका मतलब वो नेचर कैसी है, वेव है। कोलिजन शो हो रही है तो नेचर कैसी है, पार्टिकल है। अब सवाल कह रहे हैं कि भाई वेव नेचर किस में प्रूव हुई, या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में प्रूव हुई? नहीं सर, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर तो हम लोगों ने फोटोन की कोलिजन देखी है कि फोटोन कोलाइड करता है मेटल सरफेस और इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर देता है, तो ये तो पार्टिकल नेचर के ऊपर बात करता है। बी कॉम्पटन स्कैटरिंग, सर कॉम्पटन स्कैटरिंग तो प्योरली ये दिखाती है कि एक एक्सरे फोटोन जब रेस्ट इलेक्ट्रॉन के साथ जाके टकराता है तो आपके पास एक्सरे फोटोन जो है वो आपके पास उसकी वेवलेंथ बढ़ जाती है और इलेक्ट्रॉन भी चलने लग जाता है, यानी कि फिर अगेन कोलिजन आ गई। तो ये भी गलत हो गया, ये भी पार्टिकल नेचर को प्रूव कर रहा है, लाइट की वेव नेचर को नहीं। सी करें यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट वो एक्सपेरिमेंट है जिसमें हम लोगों ने मोनोक्रोमेटिक लाइट को दो स्लिट से गुजारा, और दो स्लिट से गुजारने के बाद जब उनकी इंटरफेरेंस हुई तो वहां पे हम लोगों को ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस बनते हुए नजर आए। तो ये है हमारे पास यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जो कि इंटरफेरेंस को रिप्रेजेंट कर रही है, यानी कि लाइट की वेव नेचर को प्रूव करती है। तो इसका मतलब करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा सर, फिर हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। डन हो गया सर जी। आए देखें और क्या यूनिक क्वेश्चंस हमें मिले इन 3 दिनों के अंदर। अच्छा जी, कह रहे हैं आपसे ट्रांसफॉर्मर्स ऑपरेट ऑन। ट्रांसफॉर्मर किसके ऊपर ऑपरेट करता है इनमें से? देखो बेटा, ट्रांसफॉर्मर के ऊपर अगर हम लोग ऑपरेशन प्रिंसिपल देखें तो ट्रांसफॉर्मर में क्या होता है कि एक कॉइल के अंदर फ्लक्स चेंज होगा जो कि लिंक होगा दूसरे कॉइल से, और वो फ्लक्स का चेंज दूसरे कॉइल के अंदर करंट इंड्यूस कर देगा, ईएमएफ इंड्यूस कर देगा। याद रखने वाले जो अमर है वो क्या है कि आपके पास एक ट्रांसफॉर्मर हमेशा एक ऐसे करंट के ऊपर ऑपरेट करता है जो वेरी कर रहा हो, जो कैसा कर रहा हो, वेरी कर रहा हो। अगर वेरिएट ही नहीं करेगा तो ट्रांसफॉर्मर को कोई काम ही नहीं रहेगा हमारे पास। तो इस वजह से हम लोग ये कहते हैं वेरिएट करने वाला करंट हमारे पास यहाँ पे काम आता है, और एक ऐसा करंट जो कि हर वक्त अपने मैग्नीट्यूड और अपने डायरेक्शन को चेंज कर रहा होता है, ऐसे करंट को हम लोग कहते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट। तो इसका मतलब जो ट्रांसफॉर्मर्स होते हैं वो किस पे वर्क करते हैं, सिर्फ और सिर्फ वो ऑल्टरनेटिंग करंट पे वर्क करते हैं, वो डायरेक्ट करंट के ऊपर वर्क नहीं करते, एक ऐसे करंट पे वर्क नहीं करते जिसकी वैल्यू मैग्नीट्यूड की और डायरेक्शन की चेंज ना हो रही हो। तो डायरेक्ट करंट जो है वो ट्रांसफॉर्मर को ऑपरेट नहीं करवाता है, जबकि ऑल्टरनेटिंग करंट करवाता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डीसी ओनली? नहीं सर, एसी ओनली। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिर्फ और सिर्फ ऑल्टरनेट करंट, ऑल्टरनेटिंग करंट के ऊपर हमारे पास क्या होता है, आपका एक ट्रांसफॉर्मर वर्क कर रहा होता है। मूविंग ऑन, कह रहे हैं ट्रांसफॉर्मर कैन नॉट इंक्रीज। क्या नहीं बढ़ा सकता एक ट्रांसफॉर्मर? आइए देखते हैं क्या नहीं बढ़ा सकता। ए में क्या है, वोल्टेज। सर ये चीज तो हम लोगों ने पढ़ी है कि आपके पास एक आइडियल ट्रांसफॉर्मर के अंदर जो टर्न रेशियो होता है वो बराबर होता है हमारे पास, जस्ट अ सेकेंड, वो बराबर होता है एनपी ओवर एनएस इज इक्वल टू वीपी ओवर वीएस, जैसे पी और एस प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल को शो करते हैं। और इसी आइडियल ट्रांसफॉर्मर के अंदर हमारे पास आईएस ओवर आईपी भी आ जाता है, जिसका मतलब अगर हम स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर की बात करें तो स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर के अंदर प्राइमरी से वोल्टेज सेकेंडरी में जब जाता है तो सेकेंडरी का वोल्टेज बढ़ता है, प्राइमरी वोल्टेज कम होता है। सिमिलरली प्राइमरी का जो करंट है वो कम हो जाता है, ठीक है, और सॉरी उल्टा बोल दिया, स्टेप अप के अंदर प्राइमरी का जो करंट होता है वो ज्यादा होता है और करंट
सेकेंडरी में जो आता है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से हम ये बोलते हैं कि जो इनपुट पावर है वो बराबर रहती है आउटपुट पावर के। पावर का फॉर्मूला होता है करंट इनटू वोल्टेज, करंट इनटू वोल्टेज। इनपुट आता है प्राइमरी कॉइल में और आउटपुट जाता है सेकेंडरी कॉइल से। तो अब अगर आप देखो, मेरी बात समझना, जो वोल्टेज प्राइमरी का है हमारे पास, अगर हम लोग बात करते हैं स्टेप अप की, इसकी बात करते हैं स्टेप अप की, तो स्टेप अप में प्राइमरी का वोल्टेज कम होता है, सेकेंडरी का वोल्टेज ज्यादा होता है। इसको बढ़ाने के लिए प्राइमरी से सेकेंडरी वोल्टेज में जाते वक्त वोल्टेज को बढ़ाने के लिए जो करंट की वैल्यू होती है उसको कम होना पड़ता है, यानी कि प्राइमरी का करंट ज्यादा होता है और सेकेंडरी का करंट कम होता है। जिसकी वजह से हम ये कहते हैं कि पावर्स हमारे पास क्या रहती है, इक्वल रहती हैं। तो क्योंकि पावर थोड़ी जनरेट हो सकती, पावर आपके पास हमेशा जितनी होगी उतनी ही ट्रांसफर होगी आइडियल ट्रांसफॉर्मर में, या उससे कम होगी। अगर आइडियल नहीं होगा तो उससे कम हो जाएगी, मगर ज्यादा नहीं हो सकती। तो इसका मतलब हमारे पास क्या चीज नहीं इंक्रीज की जा सकती, करंट और वोल्टेज तो इंक्रीज किया जा सकता है। वोल्टेज हमारे पास एक स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर के अंदर इंक्रीज होता है, ठीक है, जबकि करंट जो है वो स्टेप डाउन के अंदर इंक्रीज होता है हमारे पास, क्योंकि उसमें वोल्टेज कम हो रहा होता है। तो एक ऐसी चीज जिसको इक्वल रखने के लिए ये कम या ज्यादा होते हैं वो है हमारे पास पावर। तो इसका मतलब पावर एक ऐसा फैक्टर है जिसको हम लोग इंक्रीज नहीं कर सकते ट्रांसफॉर्मर के अंदर। जितनी पावर आएगी एक आइडियल ट्रांसफॉर्मर में उतनी ही पावर बाहर भी जाएगी, और जितनी पावर आ रही होगी एक नॉन आइडियल ट्रांसफॉर्मर में उससे कम बाहर जाएगी, वो बढ़ नहीं सकती कभी भी आपके पास। यहां तक आती है बात समझ में? अगर आती है तो आओ देखें और क्या क्या सवाल आपके पास इन 3 दिनों में देखे जा रहे हैं। कह रहे हैं एक स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर है। स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर का मतलब क्या होगा? स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर का मतलब ये होगा कि आपके पास आने वाला वोल्टेज ज्यादा है और निकलने वाला वोल्टेज क्या हमारे पास कम है। आने वाला वोल्टेज का मतलब जो प्राइमरी कॉइल में आ रहा है वो ज्यादा है, और निकलने वाला वोल्टेज जो कि सेकेंडरी से जा रहा है वो क्या हो चुका है, कम। तो एक बेसिक सा फॉर्मूला भाई हमारे पास कि अगर टर्न्स रेशो देखा जाए तो वीपी ओवर वीएस किसके बराबर होता है, एनपी ओवर एनएस के। अब ये सवाल कह रहा है वीपी इज ग्रेटर एंड वीएस इज लेसर, तो इस रेशो को इक्वल रखने के लिए इसका मतलब नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी की क्या होंगी, ज्यादा, और सेकेंडरी की क्या होंगी, कम। तो आपके पास इसका मतलब क्या हो जाएगा, अगर आपने स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर बनाना है तो प्राइमरी में ज्यादा टर्न्स रखनी पड़ेंगी और सेकेंडरी में क्या रखनी पड़ जाएंगी, हम लोगों को कम टर्न्स रखनी पड़ जाएंगी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा सर फिर इसका? इसका करेक्ट आंसर सर ये ऑप्शन ए में लिखा हुआ है कि प्राइमरी की टर्न्स ज्यादा होंगी और सेकेंडरी की टर्न्स क्या हो जाएंगी, हमारे पास कम हो जाएंगी। किसके लिए? स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर के लिए। अगर यहीं पे ये स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर का आ गया होता तो स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर के अंदर मैं उल्टा लिखता, फिर सेकेंडरी की टर्न ज्यादा होती है और प्राइमरी की क्या हो जाती है, हमारे पास कम हो जाती है। आई होप सो कि यहां तक बात समझ में आती है, और अगर आती है तो आओ देखें और क्या क्या सवाल देखे गए भाई आपके पास इन 3 दिनों के अंदर। कह रहे विच हैज अ नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का जो नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट है, पहले तो उस कोफिशिएंट को कहते हैं क्या सर, उसको हम कहते हैं अल्फा। डन हो गया। अल्फा का फॉर्मूला क्या होता है सर हमारे पास? अल्फा का फॉर्मूला होता है डेल्टा आर डिवाइडेड बाय आर नॉट डेल्टा टी, जिसमें डेल्टा आर होती है हमारे पास चेंज इन रेजिस्टेंस, कि कितना रेजिस्टेंस हमारे पास चेंज हो रहा है, ठीक है, चेंज इन रेजिस्टेंस, के रेजिस्टेंस में कितना चेंज आ रहा है। आर नॉट होती है हमारे पास इनिशियल रेजिस्टेंस, इनिशियल रेजिस्टेंस कब, इनिशियल रेजिस्टेंस एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर, और वो स्टैंडर्ड टेम्परेचर आपके पास लिखा जाता है 0 डिग्री सेल्सियस को। जबकि डेल्टा टी क्या होगा कि भाई टेम्परेचर में कितना चेंज आया है जिसकी वजह से रेजिस्टेंस हमारे पास चेंज हो रही है, चेंज इन टेम्परेचर। डन हो गई, यहां तक तो बात समझ में आती है। अब ये कह रहा है अल्फा की वैल्यू नेगेटिव कब होगी। समझना सवाल क्या है कि ये अल्फा की जो वैल्यू है ये नेगेटिव कब होगी, हमारे पास ये पूछा जा रहा है। अब सिंपल सी बात है सर, नेगेटिव कब होगी, जब हमारे पास कोई एक वैल्यू इनमें से नेगेटिव हो जाए। कोई एक वैल्यू क्या, एक रेजिस्टेंस की वैल्यू तो कभी भी नेगेटिव हो नहीं सकती, वो तो हमेशा पॉजिटिव होती है। इसको फिर हम इस तरह से लेते हैं कि डेल्टा ओवर डेल्टा टी की वैल्यू, डेल्टा आर ओवर डेल्टा टी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, फिर नेगेटिव होनी चाहिए। डेल्टा आर ओवर डेल्टा टी का मतलब जब हम टेम्परेचर चेंज करें तो रेजिस्टेंस जो है उसका चेंज नेगेटिव हो जाए। टेम्परेचर चेंज करने पर इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं कि भाई टेम्परेचर चेंज करने पर रेजिस्टेंस का जो चेंज है, टेम्परेचर चेंज करने पर रेजिस्टेंस का जो चेंज है वो क्या हो जाए, हमारे पास नेगेटिव हो जाए। रेजिस्टेंस का चेंज नेगेटिव हो जाए। अब रेजिस्टेंस का चेंज नेगेटिव होने का मतलब क्या है सर, ये भी समझ लेते हैं। देखो चेंज नेगेटिव कब होता है, चेंज किसी भी चीज का नेगेटिव कब होता है, जब एक सिंपल सी वैल्यू है, माइनस करना है। चेंज का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन, चेंज का मतलब होता है डिफरेंस, चेंज का मतलब होता है माइनस, ठीक है। अब अगर मैं कह रहा हूं डेल्टा आर नेगेटिव में आ रहा है, इसका मतलब मैं आपके पास एक छोटी वैल्यू में से एक बड़ी वैल्यू को माइनस कर रहा हूं। हाली बात समझ में, एक छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू को माइनस कर रहा हूं, जिसका मतलब आपके पास एक ऐसा एलिमेंट यहां पे लिया जा रहा है जिसमें जब टेम्परेचर बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है तो उसकी रेजिस्टेंस क्या हो रही है, कम हो रही है। जब टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो उसकी रेजिस्टेंस क्या हो रही है, हमारे पास कम हो रही है। अब ये कौन सा एलिमेंट हो सकता है,
कॉपर कॉपर एक मेटल है और मेटल के लिए हमेशा एक बात याद रखिएगा कि चेंज इन रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर। जितना ज्यादा टेम्परेचर चेंज करोगे उतनी ज्यादा रेजिस्टेंस बढ़ती चली जाएगी। क्यों? क्योंकि कॉपर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बड़े टाइटली पैक्ड होते हैं। जब आप उनका टेम्परेचर बढ़ाते हो तो इनकी वाइब्रेशन बढ़ जाती है, जिसकी वजह से मूवमेंट करने वाले इलेक्ट्रॉन्स को और ज्यादा रुकावट मिलती है उनके टकरों के चक्कर में, और आपके पास उनकी रेजिस्टेंस बढ़ जाती है। तो अब जितने भी मेटल्स होंगे उन सब के अंदर ये काम हो रहा होगा कि जितने ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाओगे उतनी ज्यादा रेजिस्टेंस क्या होने लग जाएगी, हमारे पास बढ़ने लग जाएगी। सिल्वर भी एक मेटल है तो ये भी हमारे पास इसके अंदर भी रेजिस्टेंस बढ़ेगी, जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं ये दोनों आंसर्स गलत है, क्योंकि सवाल में खुद बोल ले कि भाई नेगेटिव कोएफिशिएंट ढूंढो। ठीक है, टंगस्टन भी एक मेटल है तो ये भी नहीं हो सकता। तो ले देके इस तरह से मुझे पता चला कि सिलिकॉन एक ऐसी चीज है जिसका जो यहाँ पे आंसर हो सकता है। लेकिन क्यों? क्योंकि सिलिकॉन एक सेमीकंडक्टर होता है जो कि डायोड्स बनाता है। सिलिकॉन क्या है भाई, आपके पास एक सेमीकंडक्टर जो कि क्या बनाता है, डायोड्स। और डायोड में होती है एक चीज पोटेंशियल बैरियर। जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो पोटेंशियल बैरियर टूट जाता है, जिसकी वजह से ज्यादा करंट गुजरता है फिर आपके पास। तो एक डायोड के अंदर या एक सेमीकंडक्टर के अंदर हमेशा ये बात याद रखनी है कि उसके अंदर रेजिस्टेंस का चेंज टेम्परेचर के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। टेम्परेचर जितना बढ़ाओगे रेजिस्टेंस उतनी कम होती चली जाएगी एक सेमीकंडक्टर के अंदर। टेम्परेचर जितना बढ़ाएंगे हम लोग उतनी ज्यादा रेजिस्टेंस क्या होने लग जाएगी, हमारे पास कम होने लग जाएगी। किसके अंदर? एक सेमीकंडक्टर के अंदर। और सेमीकंडक्टर इन चारों ऑप्शन में से कौन है हमारे पास? सिलिकॉन है सर। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास इस तरीके से, ऑप्शन बी सिलिकॉन। मूविंग ऑन, नेक्स्ट आपके पास एनपीएन ट्रांजिस्टर द इमिटर इज। अच्छा जी, चेक करते हैं भाई हमारे पास ये क्या चीज कह रहे हैं। एनपीएन ट्रांजिस्टर, पहली चीज तो होता क्या है? एनपीएन ट्रांजिस्टर कहते हैं एक ऐसे ट्रांजिस्टर को हमारे पास जो कि 3 टर्मिनल्स पे कंसिस्ट होगा। उसके अंदर एक पी टाइप को हमने सैंडविच किया होगा आपके पास 2 एन टाइप्स के दरमियान। ठीक है, एक पी टाइप सब्सटेंस को हम लोगों ने सैंडविच किया होगा किसके दरमियान? 2 एन टाइप सब्सटेंस के दरमियान। अब इनमें ये बात याद रखना है, जो सबसे ज्यादा हेविली डोप्ड होता है, जो सबसे ज्यादा हेविली डोप्ड पोर्शन होता है उसे हम लोग कहते हैं एमिटर। जो मॉडरेटली होता है सेकंड नंबर पे आता है उसे हम कहते हैं कलेक्टर। और जो सबसे ज्यादा लाइटेस्ट डोप्ड होता है उसे हम कहते हैं बेस। अब ये सवाल कह रहे हैं कि भाई एनपीएन ट्रांजिस्टर के अंदर जो एमिटर होगा वो कौन सी टाइप होगी। सर साफ नजर आ रहा है एनपीएन के अंदर एन टाइप होगी आपके पास। तो इसका करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा हमारे पास? ऑप्शन ए, एन टाइप। करेक्ट आंसर बन जाएगा हमारे पास ऑप्शन ए, एन टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक हो गया, अब आगे देखते हैं। अगले भाई हमारे पास जो सवाल इन 3 दिनों के अंदर देखेगा वो कह रहे हैं इफ स्लिट स्क्रीन डिस्टेंस इज हाफ। स्लिट से लेके स्क्रीन तक का जो डिस्टेंस है उसको हाफ कर दें। सर ये आपके पास यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के बारे में जो अभी हमने थोड़ी देर पहले भी जिक्र किया था कि आपके पास 2 स्लिट्स होती हैं, उसमें से मोनोक्रोमेटिक लाइट को हम गुजारते हैं, किसी न किसी पॉइंट पे जाके दोनों लाइट्स इंटरफेयर करती हैं, जहां इंटरफेयर करती हैं वहां पे फ्रिंजेस बनती हैं। अब आपके पास याद क्या रखना है, स्लिट से लेकर स्क्रीन तक का जो डिस्टेंस होता है उसको हम लोग एल कहते हैं आपके पास, और दोनों स्लिट्स के दरमियान जो फासला होता है उसको हम लोग डी कहते हैं। अब ये जो फ्रिंज है ये आपके पास जाहिर सी बात है फ्रिंजेस डार्क और ब्राइट दोनों बनी होती हैं। एक ब्राइट फ्रिंज बनती है, फिर एक डार्क फ्रिंज बनती है, फिर एक ब्राइट बनती है, फिर एक डार्क बनती है। किसी एक फ्रिंज की जो थिकनेस होती है, एक फ्रिंज की थिकनेस को हम लोग कहते हैं फ्रिंज स्पेसिंग। सवाल क्या कह रहा है? सवाल कह रहा है फ्रिंज स्पेसिंग पे क्या फर्क पड़ेगा। पहले तो फ्रिंज स्पेसिंग का फॉर्मूला लिख देते हैं। फ्रिंज स्पेसिंग को डेल्टा वाई से रिप्रेजेंट करते हैं। उसका फॉर्मूला होता है लैम्डा एल ओवर डी, वेयर लैम्डा इज द वेवलेंथ और एल और डी मैं आपको समझा चुका हूं। सवाल में कह रहे हैं कि भाई अगर मैं स्लिट स्क्रीन डिस्टेंस कौन है? एल है, इसको हाफ कर दूं, इसको आधा कर दूं अपने पास सिंपली, तो फ्रिंज स्पेसिंग पे क्या फर्क पड़ेगा? देखते हैं क्या फर्क पड़ेगा। छिड़ के डेल्टा वाई डैश हो जाएगी। ठीक है, किस चीज को छिड़ने की वजह से? लेंथ हाफ करने की वजह से। तो जैसे ही मैंने लेंथ हाफ करी, ये 1/2 वाला जो फैक्टर इसको बाहर निकाल लेते हैं, अंदर आ जाएगा हमारे पास लैम्डा एल ओवर डी विच इज द एक्चुअल फ्रिंज स्पेसिंग। ठीक है, तो इसका मतलब छिड़ी हुई फ्रिंज स्पेसिंग कितनी हो जाएगी? पहले के मुकाबले में आधी हो जाएगी आपके पास। अगर हम ये डिस्टेंस को आधा करेंगे तो ये फ्रिंज स्पेसिंग भी कितनी हो जाएगी हमारे पास? आधी हो जाएगी। आधी का मतलब सर ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक हो जाएगा हमारे पास, हाफ्स। डन हो गया, करेक्ट आंसर बन जाएगा हमारे पास ऑप्शन ए, हाफ्स। ठीक हो गया, अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट करें इन मास स्प्रिंग सिस्टम व्हेन काइनेटिक एनर्जी इज मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी इज। देखो पहले तो मास स्प्रिंग सिस्टम के अंदर कुछ पोजीशन समझो, और वो पोजीशंस क्या हमारे पास? पहली पोजीशन ये कि भाई मैंने एक्सप्लेन किया, ठीक है, और से एक बॉडी अटैच करके उसको रिलैक्स पोजीशन के अंदर रख दिया, डन हो गया। दूसरी पोजीशन क्या है मेरे पास कि मैं इसको खींच देता हूं। जब मैं खींचता हूं तो मैं इसको इसकी एक्सट्रीम पोजीशन तक ले आता हूं। इस पोजीशन को कहते हैं मेन पोजीशन। ये वाली पोजीशन हमारे पास क्या कहलाती है? एक्सट्रीम पोजीशन। तीसरी पोजीशन क्या हो सकती है कि जैसे ही मैं आपके पास स्प्रिंग को छोड़ूंगा तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे आके कंप्रेस हो जाएगा हमारे पास। ये कहलाती है सेकंड एक्सट्रीम पोजीशन हमारे पास। अब देखो एक्सट्रीम पोजीशन पे जब भी हमारे पास एक स्प्रिंग पहुंचता है, एक्सट्रीम पोजीशन पे जब भी एक स्प्रिंग पहुंचता है हमारे पास, तो वहां पे उसने मोमेंटरी क्या रुकना है ना, क्योंकि अगर वो ना रुके इस तरह से तो खिंचते ही चले जाएगा। अगर उसने रुकना है
तो रुकने का मतलब उसकी स्पीड क्या हो चुकी है, जीरो। उसकी स्पीड क्या हो चुकी है, हमारे पास जीरो हो चुकी है। अगर उसकी स्पीड जीरो हो चुकी है तो इस पॉइंट पे कहा जाता है कि अपनी इलास्टिक फील्ड से मैक्सिमम दूर हुआ है, जिसकी वजह से उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम। और चूंकि स्पीड जीरो है तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, हमारे पास जीरो। फिर जैसे ही मैं इसको यहाँ से रिलीज करूंगा, जैसे ही मैं इसको यहाँ से रिलीज करूंगा, ये इस तरफ जाएगा, जिसकी वजह से इसकी स्पीड बढ़ेगी बढ़ेगी बढ़ेगी, बढ़ते 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 मैक्सिमम स्पीड हो जाती है हमारे पास मीन पोजीशन पे। अगर मैक्सिमम स्पीड मीन पोजीशन पे हो रही है तो मीन पोजीशन के ऊपर हम कहते हैं कि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, मैक्सिमम होती है। और पोटेंशियल कितनी हो चुकी होती है, जीरो, क्योंकि सारी पोटेंशियल किसमें कन्वर्ट हो चुकी होती है, काइनेटिक में। अब सवाल क्या कह रहा है, मास स्प्रिंग सिस्टम में जब काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है, कहां सर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, मीन पोजीशन पे है, तो वहां पे पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी हमारे पास जीरो। करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा फिर हमारे पास यहाँ पे, ऑप्शन सी, जीरो। ठीक हो गया भाई, आई होप सो यहां तक आपको बात समझ में आती होगी। हाँ जी, चेक कर रहे हैं कि भाई अगले और कौन कौन से सवाल आए हैं हमारे पास इन 3 दिनों के अंदर। कह रहे कार्नोट इंजन बिटवीन 10 डिग्री सेल्सियस एंड 1 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, कार्नोट इंजन का हाई टेम्परेचर कितना दे दिया आपको, 10 डिग्री सेल्सियस, जिसको पहले तो मुझे केल्विन में कन्वर्ट कर लेना चाहिए, ये हो जाएगा 283 केल्विन। और लो टेम्परेचर कितना दे दिया आपको, 1 डिग्री सेल्सियस, इसको भी केल्विन में कन्वर्ट कर लेते हैं, ये हो जाएगा 274 केल्विन। कह रहे एफिशिएंसी बताओ कितनी होगी, आओ निकालते हैं जरा एफिशिएंसी कितनी होगी। भाई आपके पास एफिशिएंसी का फॉर्मूला सर वैसे तो होता है 1 - T2/T1 मल्टीप्लाई बाय 100। डन हो गया। इस वाले सवाल को आसान तरीके से सॉल्व करने के लिए पहले एलसीएम ले लेते हैं, ताकि कैलकुलेशन हमारे लिए इजी बन जाए, वरना कैलकुलेशन दिमाग का अजाब बन जाएंगी। अच्छा सर ठीक है, मान लेते हैं आपकी बात ही भी। अब इसमें आओ वैल्यूज पुट करते हैं। T1 कितना है सर हमारे पास, T1 है 283, सही है। T2 हमारे पास है 274, डिवाइड बाय T1 हमारे पास है सर 283, और मल्टीप्लाई किससे हो रहा है हमारे पास, 100 से। डन हो गया। तो सर ये देखिए क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारे पास कि भाई एफिशिएंसी बराबर आ गई किसके, 9 डिवाइडेड बाय 283, और मल्टीप्लाई किससे हो रहा है हमारे पास, 100 से। ओके हो गया। अब क्या करें सर और आसान करने के लिए, इसको आओ बताते हैं क्या करें भाई। देखो 9 के टेबल से हम 283 को काट सकते हैं। कैसे काट सकते हैं सर, देखो 9 वन 9 हो जाएगा, और 283 काटते हैं, 27 आता है, 28 तो नहीं आता 9 के टेबल में। कब आता है, 3 टाइम्स आता है, 1 बच जाएगा, 1 और 3 13 हो जाएंगे, 13 तो नहीं आता, 1 पे 9 आता है, 4 बच जाएंगे, पॉइंट लगाया, 4 के साथ 0 लग जाएगा, 40 हो जाएगा। और 9 4 जो होता है आपके पास वो 36 होता है, 31.4 तकरीबन आ गया मेरे पास। डन हो गया सर, क्या बेहतरीन आपने कैलकुलेशन कर दी है। तो 31.4 आ गया मेरे पास तकरीबन। ठीक हो गया सर। अब 31.4 ये हो जाएगा हमारे पास, एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 100 डिवाइडेड बाय 31.4, जिसको अगर मैं और अप्रोक्सीमेट करने की तरफ जाऊं तो मैं इसको ऐसे डिवाइड कर लेता हूं भाई, 32 और ये 100 लिखा हुआ है आपके पास। 32 3 हमारे पास कितने होते हैं, 96, डिवाइड हो जाएगा 4, पॉइंट लगाएं, आगे आ गया 0, 3.1 हो जाएगा फिर आपके पास, फिर 32 बच जाएगा 8, आगे करने की जरूरत ही नहीं है। तो तकरीबन 3 पॉइंट समथिंग में हमारा आंसर आना चाहिए, ये अप्रोक्सीमेट आंसर है। देख लो ऑप्शंस क्या है, 3.2, 9, 91, 25 सर सारे गलत हो जाते हैं, क्योंकि मेरी अप्रोक्सीमेशन के तरीके से जो करीब आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है, ऑप्शन ए 3.2%। ठीक हो गया। और चेक करें भाई और कौन कौन से एमसीक्यूज देखे गए इन 3 दिनों के अंदर। कह रहे इफ पेंडुलम लेंथ डबल्स टाइम पीरियड बिकम्स, अगर मैं पेंडुलम की लेंथ को डबल कर दूं तो टाइम पीरियड पे क्या फर्क पड़ेगा। टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है हमारे पास t इज इक्वल टू 2π√L/g। अब ये कह रहे हैं पेंडुलम की लेंथ बढ़ा दो, कितनी कर दो, डबल कर दो, तो टाइम पीरियड छिड़के कितना हो जाएगा सर, t' हो जाएगा। कब, जब मैं पेंडुलम की लेंथ को क्या कर देता हूँ, डबल, 2l कर देता हूँ आपके पास। अब अगर ये डबल हो गई तो ये जो √2 है, इस √2 को जरा बाहर खींच लेते हैं, अंदर क्या रह जाएगा सर आपके पास, अंदर रह जाएगा 2π√L/g, ये रह जाएगा। अब यहाँ पे अगर ये रह जाता है आपके पास, तो सर ये तो पुराना वाला टाइम पीरियड नहीं था, ये देखो, हाँ सर ये तो ओरिजिनल टाइम पीरियड था हमारे पास। तो ये छिड़ा हुआ टाइम पीरियड t' जो है ये बराबर हो जाएगा हमारे पास √2 टाइम्स ओरिजिनल टाइम पीरियड। तो ओरिजिनल टाइम पीरियड से कितना गुना बढ़ गया, √2 टाइम्स बढ़ गया। कितने टाइम्स बढ़ गया भाई, √2 टाइम्स, विच इज ऑप्शन ए। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे आपके पास, ऑप्शन ए √2t। डन हो गया सर जी। और सवाल दिखाएं भाई, और क्या क्या सवाल देखे गए आप इन 3 दिनों के अंदर। कह रहे एको रिसीव्ड आफ्टर 5 सेकेंड्स, 5 सेकंड के बाद एको हो रहा है। ठीक हो गया। अच्छा जी, मान लेते हैं किसी समंदर के अंदर हम ये एको कर रहे हैं आपके पास, यहां से आपके पास साउंड वेव गई है, ठीक है, सी बेड से टकराई है और टकरा के वापस आई है, इसी को एको कहते हैं ना, कि टकराया वापस आया फिर दोबारा सुनाई दे आपको। तो एको कितनी देर में हुआ, 5 सेकंड्स के अंदर हुआ।
डन हो गया। एको कितनी देर के अंदर हुआ? 5 सेकंड्स के अंदर हुआ आपके पास। अगर एको 5 सेकंड्स में हुआ तो ये जो डेप्थ है, डेप्थ तो सर एक जगह का डिस्टेंस है, सिर्फ या तो ऊपर से नीचे आने का या नीचे से ऊपर जाने का। तो इसलिए टाइम कितना लेना पड़ेगा फिर हम लोगों को? टाइम टोटल हमें कितना गिवन था? 5 सेकंड्स, लेकिन हमारा जो टाइम होगा या तो वेव को नीचे जाने का लेंगे या वेव के ऊपर आने का, तो इसका आधा कर लो। तो वेव के नीचे जाने का या वेव के ऊपर आने का टाइम कितना हो जाएगा? 2.5 सेकंड्स हो जाएगा। डन हो गया सर। और आपके कह रहे हैं भाई स्पीड ऑफ साउंड कितनी है? 1500। तो बताओ डेप्थ कितनी होगी? डेप्थ इज एक्चुअली डिस्टेंस। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास सर? स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। क्या होता है? स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। दैट्स इट। इसको सॉल्व कर लें। स्पीड कितनी दी हुई सर हम लोगों को? 1500। टाइम कितना दिया हुआ सर हम लोगों को? 2.5 सेकंड्स। सर ये तो आसान है। 15 को 25 से 15 को 2.5 से मल्टीप्लाई करना है। एक्चुअली 15 को किससे मल्टीप्लाई करना है? 2.5 से। 15 को 2.5 से अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाता है सर 15 टू तो 30 होता है। 15 का आधा होता है 7.5, तो ये हो जाएगा 37.5। लेकिन 37.5 के आगे 2 जीरो भी तो है, तो ये बन जाएगा 3750। और ये आ जाएगा हमारे पास मीटर्स में, क्योंकि डिस्टेंस या डेप्थ आपके पास किसमें निकाली जाती है? उसका ऐसा यूनिट होता है मीटर्स हमारे पास। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 3750 मीटर्स। है कोई ऑप्शन? हाँ सर बिल्कुल मौजूद है, ऑप्शन बी मौजूद है। तो करेक्ट हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन बी 3750 मीटर्स। डन हो गया। और सवाल आप देखते हैं। आओ भाई, कह रहे आगे, इफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू जीरो, सॉरी, इफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू जीरो विच इज नॉट नेसेसरी टू। आए चेक करते हैं सर। पहले तो देखिए सर, ए क्रॉस बी जो है बराबर होता है हमारे पास किसके? ए बी साइन थीटा के। अब ये कह रहे हैं ए बी साइन थीटा की वैल्यू क्या है? जीरो है। तो या तो ए जीरो होगा या बी जीरो होगा या साइन थीटा जीरो होगा। ये तीन ऑप्शंस बन सकते हैं ना भाई। तीन चीजें मल्टीप्लाई हो रही है और आंसर जीरो आ रहा है। या तो ए जीरो होगा या बी जीरो होगा या फिर हमारे पास साइन थीटा जीरो होगा। और साइन थीटा जीरो होने का मतलब थीटा हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ जीरो। और साइन इनवर्स ऑफ जीरो सर ये तो बराबर होता है हमारे पास 0 डिग्री के। इसका मतलब पैरेलल होंगे। अगर ए और बी पैरेलल होंगे तब भी आंसर जीरो आ सकता है, या ए जीरो होगा या बी जीरो होगा तब भी आंसर जीरो आ सकता है। अब ये कह रहे हैं क्या चीज इसमें से ट्रू नहीं है? क्या चीज ट्रू नहीं है? दे आर पैरेलल। पैरेलल टू ट्रू है सर। पैरेलल होंगे तो आंसर जीरो ही आएगा। वन इज जीरो वेक्टर सर, अगर इनमें से कोई एक भी जीरो हुआ तब भी आंसर जीरो आएगा। तो ये भी आपके पास ट्रू है। इन्होंने पूछा नॉट ट्रू। नॉट ट्रू का मतलब फॉल्स पूछा आपसे। दे आर परपेंडिकुलर। क्या परपेंडिकुलर की कोई कंडीशन इन तीनों में से? नहीं सर, इन तीनों में से परपेंडिकुलर की कंडीशन नहीं है। तो इसका मतलब जब ये परपेंडिकुलर होंगे तो क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है वो तो मैक्सिमम हो जाता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ जीरो हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर पे कभी भी हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो जीरो नहीं होता। और एंगल इज 0 डिग्री, तो ऑप्शन ए को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। एंगल इज 0 डिग्री, तो ऑप्शन ए को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए वो भी हमारे पास क्या हो जाता है? गलत। तो करेक्ट ऑप्शन क्या बच जाता है हमारे पास? ऑप्शन सी, दे आर परपेंडिकुलर। लेट्स मूव ऑन। कह रहे मास डिफेक्ट मींस न्यूक्लियर मासेस। देखो मास डिफेक्ट होता है क्या, पहले एक बात समझना। एक न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस किससे मिलकर बनता है? प्रोटॉन से मिलकर बनता है और न्यूट्रॉन से मिलकर बनता है। ऐसे ही होता है ना हमारे पास, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन से मिलकर बनता है। तो अगर मैं एक एक प्रोटॉन का मास प्लस करूं, ठीक है, एक एक प्रोटॉन का मास प्लस करूं और एक एक न्यूट्रॉन का मास प्लस करूं, तो ये नॉर्मल ये बराबर आना चाहिए मास ऑफ न्यूक्लियस के, जितना बड़ा न्यूक्लियस का मास है। हालांकि ऐसा नहीं होता। रियलिटी में क्या देखा गया कि जब आप एक एक का प्लस करते हो मास, तो वो न्यूक्लियस के मास से बड़ा आता है। यानी कि इंडिविजुअली एक एक न्यूक्लियन का जो मास है वो हमारे पास ओवरऑल न्यूक्लियस के मास से बड़ा आ रहा होता है। वो मास कहां गायब हो गया सर जो बीच में गया? फिर वो मास हमारे पास एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि बाइंडिंग एनर्जी बन जाती है न्यूक्लियस की, जो कि न्यूक्लियॉन्स को आपस में बाइंड करके रखती है। अब ये कह रहे हैं मास डिफेक्ट का क्या मतलब है? यही तो मतलब है इन दोनों के मासेस के अंदर जो फर्क आएगा, इन दोनों के मासेस के अंदर जो फर्क आएगा, यानी कि जब मैं मास ऑफ न्यूक्लियन से मास ऑफ न्यूक्लियस को माइनस कर दूंगा तो हमें पता चलेगा मास डिफेक्ट कितना आ रहा है। तो मास डिफेक्ट का क्या मतलब है कि जो न्यूक्लियर का मास है, जो न्यूक्लियस का मास है, ये न्यूक्लियस का मास है, ये छोटा है। किससे छोटा है? न्यूक्लियॉन्स के मास से। किससे छोटा है? न्यूक्लियॉन्स के मास से। तो क्या ये ग्रेटर है? नहीं सर, ग्रेटर नहीं है। इक्वल है? नहीं सर, इक्वल भी नहीं है। लेस देन ए न्यूक्लियन सम? यस, इट इज लेसर देन द न्यूक्लियन सम। और वो मास कहां चला जाता है? ये भी बात याद रखना, ये चला जाता है बाइंडिंग एनर्जी के अंदर आपके पास। तो नॉर्मली हर तरह के न्यूक्लियर रिएक्शन में ऐसा देखा गया है कि आपके पास जो रिएक्टेंट्स होते हैं उनका मास ज्यादा होता है और जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनका मास कम हो जाता है। तो मास गया कहां? वो मास एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। ये बात याद रखनी है आप लोगों ने। और ये चीज हमें आइंस्टाइन ने भी समझाई थी कि मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। आगे देखते हैं भाई आपके पास करेक्ट फॉर्मूला फॉर टॉर्क इज। टॉर्क का करेक्ट फॉर्मूला क्या है? आइए देखते हैं कि करके। देखिए टॉर्क जो है वो आपके पास फोर्स की तरह होता है। जैसे फोर्स किसी बॉडी को लाइन में मूव करवाती है, टॉर्क किसी भी बॉडी को हमारे पास एक सर्कल में मूव करवाता है। अब मास का जो हमारे पास रोटेशनल एनालोगस है, मास क्या होता है? इनर्शिया। मास क्या होता है? इनर्शिया। और अगर कोई भी बॉडी रोटेट कर रही है तो उसके इनर्शिया को हम कहते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। एक्सेलरेशन तो लीनियर एक्सेलरेशन है। टॉर्क के अंदर कौन सी आ जाएगी? एंगुलर एक्सेलरेशन। तो टॉर्क का फॉर्मूला IL फॉर, अरे सर तो ये ऑप्शन है गलत, सही हो गया, बिल्कुल सही हो गया।
टॉर्क का दूसरा फॉर्मूला क्या होता है? टॉर्क इज एक्चुअली द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर एंड फोर्स वेक्टर। ठीक हो गया सर, यानी कि दूसरा भी सही हो जाता है। तीसरा फॉर्मूला क्या होता है? तीसरा फॉर्मूला होता है हमारे पास टॉर्क का द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो सर ये भी हमारे पास एक टॉर्क की डेफिनेशन है, हमारे पास तीनों टॉर्क की डेफिनेशन है जो मैंने ऊपर से नीचे तक अभी लिखी है। तो आपके पास इसका मतलब क्या हुआ? अगर ये रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम है तो रेट ऑफ चेंज का मतलब हो गया डी बाई डी टी, डेरिवेटिव किसका? एंगुलर मोमेंटम का, तो ये बन जाएगा डीएल ओवर डी टी। तो सर ऑप्शन सी भी करेक्ट है, जिसका मतलब यहां पे मौजूद तमाम ऑप्शन करेक्ट है। टॉर्क इन तीनों फॉर्मुला से निकाला जा सकता है। ये जो तीनों फॉर्मुलाज ऊपर लिखे हुए हैं ये तीनों ही टॉर्क की कैलकुलेशन के लिए इस्तेमाल होते हैं हमारे पास। डन हो गया सर जी। आए और दिखाएं कि आपके पास और कैसे सवाल आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं आरएमएस वोल्टेज रिलेटेड टू पीक वोल्टेज वी नॉट बाय। देखो पहले तो ये समझ लेना, अगर हमारे पास एक वोल्टेज की साइन वेव हम ड्रॉ करते हैं तो वोल्टेज की साइन वेव के अंदर जो हमारे पास ये एम्पलीट्यूड वाला पॉइंट होता है इसे हम लोग कहते हैं पीक वोल्टेज। इसे हम लोग क्या कहते हैं? पीक वोल्टेज। और अगर हम लोग ये चेक करें कि भाई आपके पास इस ऑल्टरनेटिंग करंट की या फिर ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज की जो वेव है एग्जैक्टली इस वेव जैसी पावर डायरेक्ट करंट में कहां पे आएगी, तो उस वैल्यू को हम लोग कहते हैं आरएमएस वैल्यू। और वो आरएमएस वैल्यू हमेशा आपके पास जो कैलकुलेट होती है, बात याद रखना, वो कौन सी वैल्यू होती है? आरएमएस वैल्यू। आरएमएस वैल्यू हमेशा आपके पास बराबर होती है मेरे बेटे पीक वैल्यू डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2 के। आरएमएस वैल्यू चाहे वो करंट की हो चाहे वो वोल्टेज की हो, वो बराबर होती है हमारे पास पीक वैल्यू को डिवाइड कर देते हैं √2 से, तो इस तरह से हमें मिलती है आरएमएस वैल्यू। अब देखें इसमें कौन सा ऑप्शन है। एक तो कह रहा है दोनों बराबर है, दोनों बराबर नहीं है। बी कह रहा है आरएमएस पीक वैल्यू को डिवाइड कर दो √2 से फिर मिलता है, बिल्कुल सही कह रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इस तरह से ऑप्शन बी कि आरएमएस वैल्यू कब मिलती है? जब आप पीक वैल्यू को अंडर रूट 2 से डिवाइड कर देते हैं। मूविंग ऑन, कह रहे हैं रेडियो एक्टिव आइसोटोप हैज अ डिके कांस्टेंट लैम्डा। एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप है जिसका डिके कांस्टेंट क्या है? लैम्डा। द टाइम इट टेक्स फॉर 7/8 ऑफ द सैंपल टू डिके। याद है पहले सवाल में हमने 15/16 भी किया हुआ है, तो ये हमारे लिए कोई मुश्किल बात नहीं है। डन हो गया सर। इज 3 टाइम्स इट्स हाफ लाइफ। अच्छा, कह रहे हैं जब 7/8 सैंपल इसका डिके हो जाएगा वो टाइम 3 गुना है इसकी हाफ लाइफ के। जरा गौर से सोचो, 7/8 डिके हो जाएगा, बचेगा कितना? 1/8, यानी कि 1/2 यानी कि कितनी हाफ लाइफ गुजर जाएंगी? 3 हाफ लाइफ। तो सर सिंपल सी बात है, जब 3 हाफ लाइफ गुजरेंगी तो 3 गुना ही होगा ना हाफ लाइफ के टाइम के। ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट है। कह रहे द वैल्यू ऑफ लैम्डा इंटू टी हाफ इज। अच्छा, सवाल घुमा दिया, लैम्डा इंटू टी हाफ सही है। पहले तो ये चेक कर लेते हैं लैम्डा किसे कहते हैं। लैम्डा होता है डिके कांस्टेंट जिसकी वैल्यू होती है हमारे पास ln(2) डिवाइडेड बाय हाफ लाइफ, जिसकी वैल्यू क्या होती है? ln(2) डिवाइडेड बाय हाफ लाइफ। तो अब ये कह रहे हैं इन दोनों का प्रोडक्ट बताओ, इन दोनों का प्रोडक्ट बताओ। टी हाफ को वहां ले जाते हैं, लैम्डा इंटू टी हाफ। यार सर ये तो बेसिक फॉर्मूले से डेफिनेशन बन गई। ये बराबर हो जाएगा हमारे पास 0.693 के, जिसको हम लोग दूसरा नाम क्या देते हैं? ln(2). तो लैम्डा इंटू हाफ लाइफ का जो प्रोडक्ट है, लैम्डा और हाफ लाइफ का जो प्रोडक्ट है, ये बराबर होता है हमारे पास ln(2) या 0.693 के। तो है कोई ऑप्शन? जी सर, ऑप्शन ए में लिखा हुआ है, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन ए, ln(2). ठीक हो गया भाई। नाउ लेट्स मूव ऑन। अगले सवाल में कह रहे हैं टू कन्वर्ट अ सेंसिटिव गिल्वेनोमीटर। एक गिल्वेनोमीटर है मेरे पास, ठीक हो गया, ये आ गया गिल्वेनोमीटर। कह रहे हैं ऑफ रेजिस्टेंस जी, इस गिल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस ही कितनी है? जी है, सही है। कह रहे हैं फुल स्केल करंट इसमें कितना जा सकता है? आईजी। इसमें जो मैक्सिमम करंट गुजर सकता है वो कितना? आईजी है। कह रहे हैं इसको एक वोल्ट मीटर बनाना है। पहले तो ये बात याद रखना कि वोल्ट मीटर बनाने के लिए हमें एक हाई सीरीज रेजिस्टेंस लगानी होती है। तो मैं यहाँ पे एक हाई सीरीज रेजिस्टेंस लगा देता हूँ, जिसका नाम इन्होंने खुद बोल दिया आरएस रख दो, जिसकी वजह से ये जो डिवाइस है ये क्या बन जाती है? एक वोल्ट मीटर बन जाती है जो कि वी वोल्ट मेजर कर सकती है। अब ये कह रहे हैं इस आरएस की वैल्यू निकाल के दिखाओ। तो मेरे बेटे इस आरएस की जो वैल्यू होती है बराबर होती है हमारे पास V/IG minus resistance of galvanometer, which is capital G. So this is the formula for resistance of high resistance which is put in series with a galvanometer in order to convert it into a voltmeter. तो आपके पास ये फॉर्मूला हम लोगों को बेसिकली याद होता है। तो ये एक तरीके से हम लोगों के याद किए हुए फॉर्मुलाज या फॉर्मुला लिस्ट जो हम लोगों ने बनाई होगी उसी से हम लोगों को आराम से ये सवाल सॉल्व करने को मिल जाता है। अब इसमें वैल्यूज भी आ जाए तो कोई मसला नहीं, हम वैल्यूज पुट करके भी आंसर निकाल सकते हैं यहाँ से। तो फिलहाल हमारे लिहाज से करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन ए, आर एस इज इक्वल टू V/IG माइनस कैपिटल जी। डन हो गया सर। तो दिस इज द करेक्ट फॉर्मूला फॉर वोल्ट मीटर सीरीज रेजिस्टेंस। ठीक है, अगर गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना है, ठीक, तो हमारे पास यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो गया था वो था ऑप्शन ए। आइए देखें और कौन कौन से सवाल हमारे पास देखेगा भाई इन 3 दिनों के अंदर। हाँ भाई, एक और ट्रांसफार्मर रिलेटेड क्वेश्चन कह रहे फॉर स्टेप अप ट्रांसफार्मर कनेक्टेड टू एन एसी मेंस। हमने ऊपर भी देखा था कि ट्रांसफार्मर हमेशा किससे कनेक्ट होना चाहिए? अल्टरनेटिंग करंट सप्लाई से। कह रहे इफ द नंबर ऑफ प्राइमरी टर्न्स इज हाफ्ड। अच्छा, नंबर ऑफ प्राइमरी टर्न्स को हम लोगों ने क्या कर दिया? आधा कर दिया।
सही है सर। नंबर ऑफ प्राइमरी टर्न्स क्या हो गई, आधी हो गई है, और नंबर ऑफ सेकेंडरी टर्न्स क्या हो गई, डबल हो गई है। स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर है, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर का मतलब पहले ही क्या होता है सर, प्राइमरी की टर्न्स कम होंगी और सेकेंडरी की टर्न्स हमारे पास ज्यादा होंगी ताकि वोल्टेज बढ़ सके। तो अगर हम लोगों ने ऐसा किया है तो क्या होगा हमारे पास, द न्यू सेकेंडरी वोल्टेज कंपेयर टू द ओरिजिनल विल बी। अच्छा जी, न्यू सेकेंडरी वोल्टेज हमने बताना है, तो आए जरा पहले चेक कर लेते हैं भाई कि ये कैसे निकलेगा हमारे पास। हाँ जी, तो अगर हमारे पास सेकेंडरी की टर्म्स को हमने डबल कर दिया और प्राइमरी की टर्म्स को हाफ, तो क्या फर्क पड़ने जा रहा है, आओ चेक करते हैं। देखिए सर, हमारे पास नॉर्मली जो फॉर्मूला होता है हमारे पास, दैट इज NS ओवर NP इज इक्वल टू VS ओवर VP। डन हो गया सर आपके पास। अब ये कह रहे हैं कि भाई आप ये बताओ कि कितना फर्क पड़ने वाला है जब मैं क्या करूंगा, मैं सेकेंडरी की टर्म्स को डबल कर दूंगा। सेकेंडरी की डबल पहले के मुकाबले में क्या हो जाएंगी, डबल हो जाएगी। ठीक हो गया सर, पहले के मुकाबले में डबल हो गई। और प्राइमरी की जो टर्म्स है वो पहले के मुकाबले में क्या हो जाएंगी, आपके पास हाफ हो जाएंगी। कितनी हो जाएंगी, हाफ हो जाएंगी। ठीक हो गया, फिर टू टू से जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, और ये फैक्टर क्या बन जाएगा हमारे पास, 4। तो 4 का फैक्टर आपके पास बराबर हो जाएगा VS ओवर VP के। तो अब जो हमारे पास अगर आप देखें जो वोल्टेज का कंपैरिजन बन रहा है, न्यू सेकेंडरी वोल्टेज जो है एज कंपेयर टू द ओरिजिनल वन, वो कितना हो जाएगा सर हमारे पास, वो एक फैक्टर 4 से इंक्रीज हो जाएगा। फैक्टर ऑफ 4 हमारे पास इंक्रीज हो जाएगा, यानी कि 4 गुना बढ़ जाएगा। अगर वो 4 गुना बढ़ रहा है तो वो सेम नहीं रह रहा, डबल नहीं हो रहा, बल्कि वो क्या हो रहा है, क्वाड्रपल्ड हो रहा है हमारे पास। तो करेक्ट ऑप्शन क्या बन जाएगा हमारे पास, ऑप्शन सी, क्वाड्रपल्ड, 4 गुना बढ़ जाएगा आपके पास। मूविंग ऑन, कह रहे हैं द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड फ्रॉम रेस्ट थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस V इज प्रोपोर्शनल टू। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि भाई जो डी ब्रोगली वेवलेंथ होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है। उसका फॉर्मूला होता है H अपॉन मोमेंटम, जिसमें H होती है प्लांक कांस्टेंट। ठीक है, H क्या होता है हमारे पास, प्लैंक्स कांस्टेंट, और नीचे आता है लीनियर मोमेंटम दैट इज mv। अब यहाँ पे v जो है वो वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल या एक्सेलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस। इफ अ चार्ज पार्टिकल इज एक्सेलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस, तो उसकी वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है हमारे पास 2 चार्ज इनटू वोल्टेज डिवाइडेड बाय मास। डन हो गया सर। तो अब अगर मैं m अपॉन रूट एम को देखूं, तो m अपॉन रूट एम बराबर होता है अंडर रूट एम के, जिसकी वजह से फॉर्मूला क्या बन जाएगा, अंडर रूट 2 EM वोल्टेज। तो एक तरीके से वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या बन गया, H ओवर 2 EMV। ठीक हो गया। अब यहाँ पे H भी कांस्टेंट है, टू भी कांस्टेंट नंबर है, E होता है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये भी कांस्टेंट है, M होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये भी कांस्टेंट है। जब ये सब चीजें कांस्टेंट है तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं कि भाई लैम्डा जो है वो किसके बराबर हो गया, कांस्टेंट, और जो एक चीज वेरिएबल रह गई वो कौन रह गया, वोल्टेज। कांस्टेंट और इज इक्वल टू को हटाओगे तो ये हो जाएगा प्रोपोर्शनल का साइन। तो यहां से पता लग जाएगा मुझे कि भाई लैम्डा किसके प्रोपोर्शनल है, 1 ओवर रूट वी के। किसके प्रोपोर्शनल है, 1 ओवर रूट ऑफ वोल्टेज के। अब 1 ओवर रूट ऑफ वोल्टेज कहां पे आ रहा है, ए में नहीं आ रहा, बी में नहीं आ रहा, सी में भी नहीं आ रहा, बल्कि ये आ रहा है ऑप्शन डी में। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, ऑप्शन डी, 1 ओवर रूट ऑफ वोल्टेज। मूविंग ऑन, नेक्स्ट में कह रहे हैं डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट विद लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा इफ द पार्ट डिफरेंस एट अ पॉइंट ऑन अ स्क्रीन इज 5 अपॉन 2 लैम्डा। पार्ट डिफरेंस कितना आ गया भाई यहाँ पे, 5 ओवर 2 लैम्डा। डन हो गया सर, पार्ट डिफरेंस कितना आ गया हमारे पास, 5 ओवर 2 लैम्डा। ओके, आगे क्या कह रहे हैं, द ऑब्जर्व फ्रिंज विल बी, कौन सी फ्रिंज बनेगी पहले तो ये बताइए। देखो, ब्राइट फ्रिंज कब बनती है हमारे पास, ये बात याद रखना, जब होती है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए पार्ट डिफरेंस की कंडीशन होती है एम लैम्डा। डार्क फ्रिंज कब बनती है, जब होती है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और उसके लिए कंडीशन होती है एम प्लस हाफ लैम्डा। खुद देख के बताओ कि ये किससे मैच कर रहा है, ये वाली कंडीशन। सर ये कंडीशन तो डिस्ट्रक्टिव से मैच कर रही है, इसका मतलब फ्रिंज कौन सी बनने वाली है, डार्क बनने वाली है। कौन सी बनने वाली है, डार्क। ठीक हो गया, तो इसका मतलब ब्राइट वालों को तो काट देते हैं, ए और सी तो नहीं हो सकता, डार्क फ्रिंज होगी पहली बात। और कौन से ऑर्डर की होगी, ऑर्डर पता लगता है इस एम से। एम जो होता है ये होता है हमारे पास ऑर्डर ऑफ इंटरफेरेंस। ये ऑर्डर कैसे बताएंगे सर, कि ऑर्डर क्या है, 5/2 को m प्लस हाफ में कैसे लिख सकते हैं, 5/2 को m प्लस हाफ में कैसे लिख सकते हैं, समझिएगा। m प्लस हाफ में व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m नाउ, 5/2 को m प्लस हाफ लिखना है ना, तो m की वैल्यू निकालनी है, तो हो जाएगा सर 5/2 माइनस 1/2, जो कि हो जाएगा 4/2, यानी कि क्या हो जाएगा 2। इसका मतलब ऑर्डर ऑफ इंटरफेरेंस कौन सा आ रहा है हमारे पास, सेकंड आ रहा है। तो कौन सी फ्रिंज बनेगी, डार्क फ्रिंज बनेगी, और कौन से ऑर्डर की बनेगी, सेकंड ऑर्डर की। तो बी कह रहा है डार्क फ्रिंज ऑफ थर्ड ऑर्डर, गलत हो गया। डी कह रहा है डार्क फ्रिंज ऑफ सेकंड ऑर्डर, तो करेक्ट ऑप्शन डी, डार्क फ्रिंज ऑफ सेकंड ऑर्डर। ठीक है भाई, तो आपके पास जब 5/2 लैम्डा का पार्ट डिफरेंस आएगा तो एक डार्क फ्रिंज बनेगी, और वो भी कौन से ऑर्डर की बनेगी, हमारे पास सेकंड ऑर्डर की बन रही होगी। आओ आगे चल के देखते हैं और क्या क्या पूछा जा रहा है। कह रहे हैं व्हेन यूरेनियम U235 गोज फिजन,
ठीक है, यूरेनियम 235 क्या कर रहा है, एक अंडरगो कर रहा है एक न्यूक्लियर प्रोसेस जिसको हम क्या कहते हैं, फिजन। फिजन का मतलब होता है एक न्यूक्लियस टूटता है और दो डॉटर न्यूक्लियाई बनते हैं। द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स इज, याद है शुरू में भी मैंने आपको बताया था, जब भी न्यूक्लियर रिएक्शंस होते हैं तो आपके पास रिएक्टेंट्स का मास ज्यादा होगा और प्रोडक्ट्स का मास क्या होगा, हमारे पास कम होगा। तो कहां चले जाता है सर वो मास, वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है आपके पास। तो यहाँ पे आपके पास जो प्रोडक्ट, ये बात याद रखनी है हम लोगों ने, जो रिएक्टेंट्स का मास होगा जो कि आपके पास रिएक्ट कर रहे हैं उसका मास ज्यादा होगा किसके मुकाबले में, प्रोडक्ट्स के मास में। सवाल क्या कर रहा था, टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स इज, टोटल मास जो प्रोडक्ट का होगा वो क्या होगा, वो कम होगा रिएक्टेंट के मास से। ठीक है, क्या हो जाएगा, ग्रेटर होगा, नहीं सर ग्रेटर नहीं, कम होगा। इक्वल होगा, नहीं सर कम होगा। लेस देन इनिशियल मास होगा, यस। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन सी, लेस देन द इनिशियल मास। डन हो गया सर जी, यहां तक तो बात समझ में आती है। ठीक है, आओ देखें और क्या क्या सवाल है आज, आज भी और पिछले 2 दिनों में भी। चले जी, लेट्स मूव ऑन। कह रहे इन कॉम्पटन स्कैटरिंग, कॉम्पटन स्कैटरिंग क्या होती है, पिछले भी एक सवाल में हमने जिक्र किया था कि एक एक्सरे का फोटोन होता है, उसको हम लोग एक रेस्ट इलेक्ट्रॉन के ऊपर हिट करते हैं जिसकी वजह से आपके पास फोटोन की वेवलेंथ बढ़ जाती है, उसकी एनर्जी जो कम होती है वो किसमें चली जाती है, फोटोन के अंदर, सॉरी इलेक्ट्रॉन के अंदर, और इलेक्ट्रॉन भी चलने लग जाता है। तो यहाँ पे ये पूछ रहे हैं द शिफ्ट इन वेवलेंथ, ये जो वेवलेंथ में शिफ्ट आता है जिसको हम लोग एक फॉर्मूले से रिप्रेजेंट करते हैं, और वो फॉर्मूला होता है लैम्डा सी कॉम्पटन वेवलेंथ इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। डन हो गया सर। कह रहे हैं ये किस पे डिपेंड करती है, इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन पे। सर ये इंटेंसिटी पे तो कहीं से डिपेंड नहीं कर रही है, तो एक स्कैटरिंग एंगल पे डिपेंड कर रही है कि किस एंगल के ऊपर ये फोटोन स्कैटर हुआ है हमारे पास। तो इस पे तो नहीं कर रही। एटॉमिक नंबर पे, नहीं सर। स्कैटरिंग, यस स्कैटरिंग एंगल पे डिपेंड कर रही है। हमारा ऑप्शन बता रहा है हम लोगों को, हमारा फॉर्मूला बता रहा है हम लोगों को ये किस पे डिपेंड करती है, सिर्फ स्कैटरिंग एंगल के ऊपर, कि आपके पास ये जो फोटोन होता है ये किस एंगल पे स्कैटर हो रहा है उस पर डिपेंड करता है आपके पास कि कितना शिफ्ट आएगा वेवलेंथ के अंदर। डन हो गया सर जी। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहे हैं इन अ प्योर इंडक्टर एसी सर्किट द वोल्टेज। आओ तुम लोगों को एक छोटी सी चीज दिखाता हूं, आसान तरीका बताता हूं याद रखने का। जब भी सवाल में रजिस्टर आ जाएगा, एसी सर्किट्स के अंदर तीन ही तरह की कॉम्बिनेशन होती हैं, एसी सर्किट के अंदर तीन ही तरह की कॉम्बिनेशन होती हैं। अगर सवाल में रजिस्टर आ जाता है तो वोल्टेज और करंट ये दोनों फेज में होते हैं। ये दोनों किस में होते हैं, फेज में। दोनों में से कोई लीड और कोई लैग नहीं कर रहा होता आपके पास, दोनों किस में होते हैं, हमारे पास फेज में होते हैं। ठीक हो गया। इसके अलावा आपके पास रेजिस्टिव सर्किट के अलावा और क्या आ सकता है, रेजिस्टिव सर्किट के अलावा हमारे पास आता है कैपेसिटिव सर्किट। देखो कैपेसिटिव सर्किट के अंदर याद के रखना कि ये चार्ज स्टोर करता है। क्योंकि ये चार्ज स्टोर करता है तो इसमें जो करंट होता है वो लीड करता है वोल्टेज को बाय 90 डिग्री। ठीक है, और एक आता है हमारे पास इंडक्टिव सर्किट जिसमें इंड्यूस क्या होती है, इंडक्टिव सर्किट का मतलब इसमें ईएमएफ या वोल्टेज इंड्यूस होगा। अगर इसमें वोल्टेज इंड्यूस हो रहा होता है तो इसमें वोल्टेज लीड करता है हमारे पास करंट से बाय 90 डिग्री। ये चीज अगर आप याद कर लेते हो तो बेसिक वाले सवाल आते इजिली कवर हो जाते हैं हमारे पास। अब इंडक्टिव सर्किट के ऊपर सवाल है, एक प्योर इंडक्टर एसी सर्किट है, तो वोल्टेज क्या करेगा, लीड करेगा करंट को। क्या करेगा, लैग नहीं करेगा सर, लीड करेगा करंट को। और कितना लीड करेगा, बाय 90 डिग्री। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन बी, कि वोल्टेज लीड कर रहा है करंट को, और कितनी डिग्री से लीड कर रहा है हमारे पास, 90 डिग्री से लीड कर रहा है। मूविंग ऑन, कह रहे हैं अ प्रोटॉन एंड एन अल्फा पार्टिकल एंटर्स अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, एक प्रोटॉन और एक अल्फा पार्टिकल हमारे पास यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर होते हैं। दोनों एंटर हो रहे हैं, सही हो गया। जब दोनों एंटर होंगे तो ऑब्वियसली बात है दोनों चार्ज पार्टिकल है, स्ट्रेट तो मूव नहीं कर पाएंगे, दोनों बेंड होंगे। दोनों बेंड होंगे, कह रहे दोनों की स्पीड भी सेम है, दोनों की स्पीड भी सेम है। फर्क क्या होगा सर फिर इन दोनों के दरमियान, मैं बताता हूं। प्रोटॉन का जो चार्ज होता है वो एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर होता है, जबकि अल्फा पार्टिकल का जो चार्ज होता है वो 2 टाइम्स होता है प्रोटॉनिक चार्ज की, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन्स के बराबर हो जाएगा वो। इसी तरह से प्रोटॉन का जो भी मास है, लेट्स से वो m है, प्रोटॉन का मास हमारे पास कितना m है, अल्फा पार्टिकल का मास होता है 4 गुना उसका। अल्फा पार्टिकल का मास क्या होता है, 4 गुना, क्योंकि अल्फा पार्टिकल होता है हीलियम का न्यूक्लियाई, तो उसके अंदर मास नंबर 4 टाइम्स हो जाता है और चार्ज नंबर 2 टाइम्स हो जाता है एक प्रोटॉन के मुकाबले में। डन। कह रहे हैं इनके रेशो, रेडियाई का रेशो बताओ। रेडियाई का जो फॉर्मूला होता है, रेडियस एक चार्ज पार्टिकल का जब वो मैग्नेटिक फील्ड में जाता है तो उसका फॉर्मूला होता है हमारे पास mv sin थीटा डिवाइडेड बाय qb। अच्छा जी, अब मैं ये रेडियस बनाता हूं पहले अल्फा पार्टिकल के लिए। अल्फा पार्टिकल का जो मास है, सॉरी प्रोटॉन के लिए, प्रोटॉन और अल्फा का रेशियो निकालना है ना हम लोगों ने, तो पहले प्रोटॉन के लिए बनाएंगे। प्रोटॉन के लिए बना लेते हैं सर। प्रोटॉन के लिए क्या हो जाएगा, प्रोटॉन का मास है m, स्पीड v है, साइन थीटा जितने एंगल पे एंटर हुआ वो लिख दिया हम लोगों ने, परपेंडिकुलरली एंटर हुआ था तो साइन 90 लग जाएगा। साइन के लग जाएगा हमारे पास 90, साइन 90 लिख देते हैं यहाँ पे भैया। ठीक हो गया सर। और आपके पास चार्ज क्या है, चार्ज सर इसका E है, और मैग्नेटिक फील्ड कह रहे हैं B है। डन हो गया। अब इसी को रेशो निकालने किसके साथ, अल्फा के रेडियस के साथ। अल्फा का मास कितना हो जाएगा सर, 4m हो जाएगा। स्पीड उन्होंने बोला सेम रखो, स्पीड क्या बोला, सेम रखो। साइन इसका भी 90 है क्योंकि परपेंडिकुलरली एंटर हो रहा था,
और इसका जो चार्ज है वो कितना है, 2 ही है, और आगे क्या आ जाएगा हमारे पास बी। मजे की बात, एम वी साइन 90 कट गया, ई बी कट गया हमारे पास, ये 2 टॉप पे चला जाएगा, 2 टॉप पे चले जाएगा, जो बच जाएगा 2/4 विच विल बी इक्वल टू 1/2। तो रेशियो क्या निकल के आ गया हमारे पास, 1:2। 1:1 है, नहीं सर, रेशियो है 1:2, जिसकी वजह से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन बी 1:2। मूविंग ऑन, कह रहे अ मैग्नेट इज ड्रॉप थ्रू अ वर्टिकल कॉपर पाइप इट फॉल्स। एक मैग्नेट को एक वर्टिकल कॉपर पाइप के अंदर से ड्रॉप करते हो आप, ठीक है, एक मैग्नेट को आप ड्रॉप कर रहे हो किससे, एक वर्टिकल कॉपर पाइप से। ये रहा मैग्नेट फॉर एग्जांपल, इसको हम लोग ड्रॉप कर रहे हैं एक वर्टिकल कॉपर पाइप के अंदर, तो क्या होगा, ये नॉर्मली गिरेगा, चीज होती है, अगर कॉपर पाइप में नहीं गिराते, नॉर्मली किसी चीज को हम ड्रॉप करते हैं, नॉर्मली किसी भी चीज को हम ड्रॉप करते हैं तो जैसे वो गिरती है क्या वो वैसे गिरेगा, क्या क्या होगा। देखो जब ये मैग्नेट हमारे पास इसमें से गुजर रहा होगा, जब भी गुजर रहा होगा, तो यहाँ पे आपके पास एक इंडक्शन हो जाएगी। क्यों, मैग्नेट गुजर रहा है कॉपर पाइप में से, कॉपर पाइप क्या एक मेटल है या एक कंडक्टर है, कॉपर पाइप क्या एक कंडक्टर, इस कंडक्टर के अंदर ये मैग्नेटिक फील्ड जो जा रही होगी, ये हर पॉइंट पे क्या हो रही होगी, चेंज। जिसका मतलब क्या चेंज हो रहा होगा हमारे पास, फ्लक्स चेंज हो रहा होगा, और जब भी फ्लक्स चेंज होता है तो आपके पास एक ऑपोजिट मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हो जाती है, एक ऑपोजिट मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हो जाती है, जो कि क्या करेगी, जो कि इस गिरने वाले मैग्नेट को रिपेल करेगी, इसको रोकेगी, जिसकी वजह से इसकी गिरने की जो स्पीड है वो क्या हो जाएगी, कम, इसकी गिरने की स्पीड क्या हो जाएगी हमारे पास, कम हो जाएगी, और ये उतनी स्पीड से नहीं गिरेगा जैसे बिना कॉपर पाइप के गिरता। नॉर्मल कोई भी चीज जैसे हवा में से गिरती है या ग्रेविटी जब उसको गिराती है उस स्पीड से नहीं गिरेगा, बल्कि इसकी गिरने की स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी हमारे पास। और क्यों कम हो रही है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एक्ट कर रही है दो चीजें, एक एक्ट कर रहा है फैराडे का लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है, और दूसरा एक्ट कर रहे हैं लेंज लॉ, जो कि बोलते हैं कि जो ईएमआई होती है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होती है, वो हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन होती है अपने कॉस के। ठीक हो गया सर, ऑप्शन क्या है कि ये और तेजी से गिरेगा, नहीं सर तेजी से नहीं गिरने वाला, क्योंकि आपके पास इंड्यूस होने वाली फील्ड हमेशा अपोज करेगी ओरिजिनल फील्ड को, तो ये कैसे गिरेगा, ये स्लो गिरेगा आपके पास फ्री फॉल मोशन के मुकाबले में। डन हो गया सर जी, यहां तक भी बात समझ में आती है आपके पास। लेट्स मूव फॉरवर्ड, आगे देखते हैं भाई क्या पूछा जा रहा है आपसे। कह रहे इन अ फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर, एक ब्रिज रेक्टिफायर और वो भी फुल वेव, ठीक है, फुल वेव का मतलब कंप्लीट पॉजिटिव और नेगेटिव हाफ साइकिल दोनों को रेक्टिफाई करता है। तो एक ब्रिज रेक्टिफायर बना देते हैं पहले, तो अपने पास ये आ गया एक ब्रिज रेक्टिफायर हमारे पास सर, ठीक है भैया, ये आ गया हमारे पास एक ब्रिज रेक्टिफायर, सही है, थोड़ी सी ड्राइंग फॉल्ट हो तो माफ करना भाई, कोई मसले की बात नहीं है। अब ब्रिज रेक्टिफायर के अंदर याद रखने वाली बात क्या है, ब्रिज रेक्टिफायर में जब पॉजिटिव साइकिल आती है, जब पॉजिटिव साइकिल आती है तो पॉजिटिव साइकिल के ऊपर हमारे पास एक वक्त में दो डायोड्स ऑपरेशनल होते हैं, और इसी तरीके से जब नेगेटिव साइकिल आती है तब भी जो दो डायोड पहले ऑपरेशनल थे उनके अलावा वाले दो डायोड्स ऑपरेशनल हो जाते हैं। तो हर वक्त आपके पास दो डायोड्स फॉरवर्ड बाइज्ड होंगे और हर वक्त में दो डायोड्स क्या होंगे, रिवर्स बाइज्ड होंगे। पॉजिटिव साइकिल में शुरू के दो डायोड्स फॉरवर्ड बाइज्ड हो जाएंगे, तो नेगेटिव साइकिल में आपके पास अगले दो डायोड्स जो है वो फॉरवर्ड बाइज्ड हो जाएंगे। तो किसी भी हाफ साइकिल की बात करो, हर हाफ साइकिल के अंदर हमारे पास दो डायोड जो है वो क्या होते हैं आपके पास, फंक्शनल होते हैं। दो डायोड्स क्या होते हैं हमारे पास, फंक्शनल होते हैं। तो इसमें सवाल में क्या कह रहा है कि भाई आपके पास कितने डायोड्स फंक्शनल होंगे, तो सर एक ब्रिज रेक्टिफायर के अंदर हमारे पास एक वक्त में हमेशा दो डायोड्स फंक्शनल होंगे, दो डायोड्स का आउटपुट हम लोगों को मिल रहा होगा, जिसकी वजह से वो कहलाएगी फुल वेव रेक्टिफिकेशन। ठीक हो गया, अब आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं द करंट गेन बीटा इन अ कॉमन एमिटर मोड, ठीक है, करंट गेन कौन सा, बीटा, उसकी वैल्यू कितनी दी हुई है आपको, 50 दी हुई है, सही है सर। कह रहे हैं इफ बेस करंट चेंजेस बाय 20 माइक्रो एम्पियर, बेस का जो करंट है वो कितना चेंज हो गया हमारे पास, 20 माइक्रो एम्पियर चेंज हो गया। बताओ कलेक्टर का करंट कितना होगा। आए सर बहुत इजी सवाल है, बताते हैं। किसी भी ट्रांजिस्टर के अंदर जो बीटा गेन होता है ये बराबर होता है कलेक्टर करंट डिवाइडेड बाय बेस करंट के। तो अगर आपको कलेक्टर करंट चाहिए तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, बेस करंट और बीटा को। बेस करंट कितना है हमारे पास, 20 माइक्रो एम्पियर है, माइक्रो का मतलब 10⁻⁻⁶। बीटा कितना है सर हमारे पास, 50 है, 2 5 से कितने हो जाएंगे 10, और दो अंडे और आ गए हमारे पास, ठीक हो गया। मल्टीप्लाई कैसे हो रहा है, 10⁻⁻6 से, तीन अंडों का मतलब है 10⁻3, क्या मतलब हो जाएगा 10⁻3, और आगे कौन है 10⁻6, 3 और -6 कितने बच जाएंगे सर, -3 बच जाएगा। क्या बच जाएगा हमारे पास 10⁻3, हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 1 एक्सपोनेंट -3 बच जाएगा, और -3 का मतलब होता है मिली। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, कलेक्टर करंट का हमारे पास 1 मिली एम्पेयर। कितना आ जाएगा हमारे पास इस तरीके से मेरा भाई, 1 मिली एम्पेयर। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा सर, ऑप्शन ए में ही लिखा हुआ है हमारे पास, विच इज ऑप्शन ए, 1 मिली एम्पेयर। डन हो गया। आगे बताएं और क्या क्या सवाल देखेंगे भाई आज के दिन। कह रहे द बुलियन एक्सप्रेशन फॉर अ नैंड गेट, एक नैंड गेट है हमारे पास, ठीक है,
एक नैंड गेट है, नैंड गेट का मतलब होता है एंड गेट के साथ नॉट लगा दो। क्या लगा दो? एंड गेट के साथ नॉट लगा दो। गेट फॉलोड बाय अ नॉट गेट, इसके आगे एक और गेट क्या लगा दिया आपने? नॉट लगा दिया एक और। तो भाई ये नॉट, पहले ही एंड का नॉट किया, फिर उसका फिर नॉट कर दिया, तो वापसी घूम के कहां जाओगे? एंड पे आ जाओगे ना। यानी कि ऐसे कह लो नॉट ने नॉट को काट दिया, वापसी घूम के कहां जाओगे? एंड पे। तो ये किसके बराबर है सर? ये एंड गेट के ही बराबर है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास? ऑप्शन ए, एंड गेट। बहुत घुमा के दिया सवाल, लेकिन सवाल बहुत आसान। बेसिक जिसकी मैथ्स क्लियर है इस चीज के ऊपर, वो तो बच्चा देख ही जवाब दे देगा इसको आपके पास कि भाई नॉट करा पहले एंड का, उसका फिर नॉट कर दिया, तो वापसी घूम के हम लोग कहां पे आ गए? एंड भी आ गए अपने पास। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास इसका? ऑप्शन ए, एंड गेट। चलें जी, आए आगे देखें कि आपके पास नेक्स्ट के फिफ्थ, सिक्स और सेवन डे में और क्या क्या एमसीक्यूज नजर आए हम लोगों को। यानी कि फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स फरवरी के वो यूनिक एमसीक्यूज जो कि अभी तक हमने डिस्कस नहीं किए थे, वो हम लोग देख रहे हैं भाई। और अभी तक अच्छे खासे क्वेश्चंस देख चुके हैं, और भी चंद बाकी हैं। कह रहे हैं अ ट्रेन ब्लोइंग विसल, एक ट्रेन है जिसमें से आपके पास सीटी बज रही है, यानी कि साउंड निकल रहा है। वाइल अप्रोचेज अ स्टेशनरी ऑब्जर्वर, एक स्टेशनरी ऑब्जर्वर की तरफ आते हुए, जिसका मतलब ये कौन सा केस बन गया डॉक्टर का? ये आपके पास व्हेन अ सोर्स ऑफ साउंड इज अप्रोचिंग, ठीक है। कह रहे हैं दी ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी, एक फ्रीक्वेंसी साउंड निकाल रहा होगा, और एक फ्रीक्वेंसी वो है जो इस गरीब को सुनाई दी जा रही होगी। वो कह रहे हैं कि इट इज 20% हायर देन दी एक्चुअल फ्रीक्वेंसी। एक्चुअल फ्रीक्वेंसी से कितनी हायर है? 20% हायर है। ठीक हो गया सर। यानी कि एफ प्लस 0.2 एफ हो जाए, यानी कि कितना हो जाएगा? 1.2 एफ हो जाएगा। एफ डैश किसके बराबर हो जाएगा? 1.2 एफ के। कह रहे इफ द स्पीड ऑफ साउंड इज 330 मीटर पर सेकंड, द स्ट्रेन स्पीड इज, देखो जब एक सोर्स साउंड की लिसनर की तरफ आ रही होती है, तो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला बनता है v अपॉन v माइनस वी एस इंटू एफ। डन हो गया सर। वैल्यूज पुट करते हैं। एफ डैश खुद किसके बराबर है? 1.2 एफ के। v किसके बराबर है? 330 के। डिवाइड में कौन है? 330 माइनस वेलोसिटी ऑफ सोर्स, मल्टीप्लाई किससे हो रही है? फ्रीक्वेंसी से। अब ये फ्रीक्वेंसी ने फ्रीक्वेंसी को काटा हमारा। ठीक हो गया सर। ये पूरा ब्रैकेट वहां जाके 1.2 से क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। जब 1.2 से मल्टीप्लाई होगा, तो हमारे पास यहाँ पे जो आंसर्स बनेंगे वो क्या बनेंगे? देखो 1.2 से 330 भी मल्टीप्लाई और होगा, 1.2 से 330 भी मल्टीप्लाई और होगा आपके पास, और 1.2 से वीएस भी मल्टीप्लाई और होगा। ठीक है। 330 जब 1.2 से मल्टीप्लाई होगा, ये बन जाएगा 396, माइनस आ जाएगा 1.2 वी। ठीक है। और आपके पास राइट साइड पे क्या बचा होगा? 330। डन हो गया सर। अब तो सॉल्व करना आसान है। ये हो जाएगा 396 माइनस 330 बराबर आ जाएगा किसके? 1.2 वी के। डन हो गया सर। 396 में 330 माइनस कर दो, तो ये बच जाएगा 1.2 वी किसके बराबर आ जाएगा? 66 के। 1.2 वी किसके बराबर आ जाएगा हमारे पास भैया? सिंपली 66 के। तो अब वी की वैल्यू निकालनी है, सो 66 को किससे डिवाइड करना है? 1.2 से डिवाइड करना है। दैट्स इट। वी कौन सी है? वेलोसिटी ऑफ सोर्स है। यहाँ पे लिख भी देता हूँ साथ में, वेलोसिटी ऑफ सोर्स। तो जब मुझे सिर्फ 66 को किससे डिवाइड करना है भाई? 1.2 से, तो मैंने आंसर निकाल लिया। लेकिन डिवाइड कैसे करेंगे सर? आओ करना सीखते हैं। इजी, कोई मुश्किल नहीं है। पॉइंट काटा, ऊपर क्या लग जाएगा? 80 लिख दिया। 12 वन जा 12, 12 5 जा 60 होते हैं, 6 बचा, 6 और 0 60 आ गए, फिर 5 पे आ गया। तो आंसर कितना आ गया सर हमारे पास? 55 मीटर पर सेकंड। करेक्ट आंसर क्या बन गया हमारे पास? 55 मीटर पर सेकंड है ऑप्शन। जी हाँ सर, ऑप्शन ए में लिखा हुआ है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे? ऑप्शन ए 55। बाकी सब गलत हो जाएंगे। करेक्ट ऑप्शन क्या बन जाएगा हमारे पास? ऑप्शन ए 55 मीटर पर सेकंड। आए देखें और भाई हमारे पास 4, 5, 6 फरवरी को क्या क्या नस्ल सवाल आए फिजिक्स के अंदर। कह रहे हैं इफ अर्थ रेडियस श्रिंक्स टू हाफ द सेम मास, सॉरी टू हाफ विथ सेम मास, वेट ऑफ अ बॉडी एट सरफेस बिकम्स, क्या वेट हो जाएगा उस बॉडी का? वेट का फॉर्मूला जी पे डिपेंड करता है सर, और जी की वैल्यू डिपेंड करती है हमारे पास किसके ऊपर? देखते हैं। जी की वैल्यू डिपेंड करती है अर्थ की, कैपिटल जी मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर, ये होती है जी की वैल्यू। अब ये कह रहे हैं जी की वैल्यू छिड़ जाएगी, छिड़ जाएगी, छेड़ देते हैं। जो कैपिटल जी को नहीं छेड़ा, मास ऑफ अर्थ को नहीं छेड़ा, सवाल खुद कह रहा है मास सेम रखो, बस रेडियस ऑफ अर्थ को हमने क्या कर दिया? हाफ कर दिया। रेडियस ऑफ अर्थ को हम लोगों ने क्या कर दिया आपके पास? हाफ। हाफ के ऊपर स्क्वायर लग गया। डन हो गया सर। ये 2 का स्क्वायर 4 होगा, जो कि टॉप पे चला जाएगा, और अंदर बच जाएगा जीएमई डिवाइडेड बाय आर ई स्क्वायर। ठीक हो गया सर। ये जीएमई ओवर आर ई स्क्वायर तो एक्चुअल जी की वैल्यू है, तो छिड़ी हुई जी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4 गुना हो जाएगी ओरिजिनल वैल्यू के। छिड़ी हुई जी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4 गुना हो जाएगी ओरिजिनल वैल्यू के। ओरिजिनल वेट था लेट्स से एमजी, तो छिड़ा हुआ वेट क्या हो जाएगा हमारे पास? एमजी डैश। एमजी डैश का मतलब एम इंटू 4g, यानी कि क्या हो जाएगा? 4mg। और 4mg का मतलब क्या है? mg तो एक्चुअल वेट था ना सर, तो छिड़ा हुआ वेट किसके बराबर हो गया? 4 गुना हो गया ओरिजिनल वेट के। छिड़ा हुआ वेट कितना हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा ओरिजिनल वेट के। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास? आधा हो जाएगा? नहीं सर, डबल नहीं सर, 4 गुना, विच इज ऑप्शन सी। तो करेक्ट बन जाएगा हमारे पास ऑप्शन सी। 4 टाइम्स हो जाएगा हमारे पास ये नया वेट इस बॉडी का। अगर अर्थ का जो रेडियस है वो हम लोग आधा कर दें, जो अभी है उसके मुकाबले में कितना कर दें? आधा कर दें अगर, तो
डन हो गया सर। और सवाल दिखाएं भाई, और सवाल देख लेते हैं भाईजान। कह रहे इन एन आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ आइडियल गैस, आइसोथर्मल एक्सपेंशन, आइसो का मतलब होता है भैया सेम, ठीक है, थर्मल का मतलब होता है टेम्परेचर, यानी कि एक ऐसी एक्सपेंशन जिसमें टेम्परेचर क्या रहा हो, सेम रहा हो, टेम्परेचर क्या रहा हो, सेम रहा हो। टेम्परेचर और इंटरनल एनर्जी का जो आपस में ताल्लुक है वो क्या है कि चेंज जो आता है इंटरनल एनर्जी का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चेंज इन टेम्परेचर के। अगर टेम्परेचर ही चेंज नहीं होगा तो इंटरनल एनर्जी भी चेंज नहीं होगी। सर ये तो सिंपल हो गया, टेम्परेचर सेम है, टेम्परेचर चेंज हो रहा है, नहीं हो रहा, तो इंटरनल एनर्जी का चेंज भी कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, चेंज ही नहीं होगी इंटरनल एनर्जी। क्यों चेंज नहीं होगी, क्योंकि टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इंटरनल एनर्जी पॉजिटिव में आएगी, गलत, नेगेटिव में आएगी, गलत, कितनी आएगी इंटरनल एनर्जी का चेंज, जीरो हो जाएगा, इंटरनल एनर्जी का चेंज क्या हो जाएगा, जीरो। तो करेक्ट ऑप्शन क्या बन जाएगा हमारे पास, ऑप्शन सी, डेल्टा यू बराबर हो जाएगा जीरो के। मूविंग ऑन, आगे कह रहे हैं इफ द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो वेक्टर्स इक्वल्स द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर क्रॉस प्रोडक्ट, दो वेक्टर्स हैं दोनों नॉन जीरो हैं, दो वेक्टर्स हैं दोनों कैसे नॉन जीरो, उन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट है वो बराबर है किसके, उन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड के, क्रॉस प्रोडक्ट के, देखो ये लिखा हुआ है ना इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ, मैग्नीट्यूड का मतलब डंडे, और किसका, ऑफ देयर क्रॉस प्रोडक्ट, द एंगल बिटवीन देम इज, हां सर निकाल लेते हैं। डॉट प्रोडक्ट होता है ए बी कॉस थीटा, क्रॉस प्रोडक्ट होता है ए बी साइन थीटा, ठीक है जी। ए बी कॉस थीटा किसके बराबर हो गया हमारे पास, ए बी साइन थीटा के। तो अब सवाल कह रहा है थीटा की वैल्यू निकाल के दिखाओ, एंगल निकाल के दिखाओ, निकालते हैं सर। ए बी ने ए बी को काटा, यहाँ बच गया वन, कॉस थीटा वहां जाके डिवाइड हो गया, साइन थीटा ओवर कॉस थीटा बन गया हमारे पास। साइन ओवर कॉस तो सर बराबर होता है टेंजेंट थीटा के, टेंजेंट थीटा बराबर आ गया किसके, वन के। तो थीटा की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी सर फिर हमारे पास, टेन इनवर्स ऑफ वन, और टेन इनवर्स ऑफ वन बराबर होता है 45 डिग्रीज के। जिसका मतलब 45 डिग्री के ऊपर डॉट और क्रॉस का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या आता है, सेम आता है, जीरो पे नहीं आ रहा भाई, 90 पे नहीं आ रहा, 180 पे नहीं आ रहा, किस पे आ रहा है सर फिर, ऑप्शन बी 45 डिग्रीज पे आ रहा है आपके पास करेक्ट आंसर। तो इस सवाल का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, 45 डिग्रीज। तो मेरे बेटे ये थे वो चंद सवालात जो कि नेट 2 के अंदर 2026 की सीरीज में आपके पास पिछले चंद दिनों में देखे गए। वो फोर्थ फैब, फिफ्थ फैब, सिक्स फैब को जो यूनिक सवाल हम लोगों ने जमा किए आपके लिए, जो कि आप लोगों के पास पिछली डे बाय सीरीज में डिस्कस नहीं हुए थे, ये थे वो कुछ चंद सवालात। और आई होप कि आपको ये सवालात हेल्प आउट करेंगे आपके आने वाले दिनों के नेट एग्जामिनेशन के अंदर इंशाल्लाह ताला। ठीक हो गया मेरा बेटा। और अगर आप चाहते हो कि आपको फिजिक्स के उतने सवालात मिल जाए जो कि पिछले सारे पास्ट पेपर्स के अंदर आए हुए हैं, जो नेट वन के अंदर 2026 की पूरी सीरीज के अंदर देखे गए थे कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम के अंदर इस्लामाबाद में, तो उनको अगर आप देखना चाहते हो तो वो तमाम सवालात मेरे बेटे, उनकी एक 400 प्लस एमसीक्यूज की जो मैराथन है वो हमारे पोर्टल पे मौजूद है। पोर्टल का एक्सेस हासिल करने के लिए अगर आपको डिटेल्स चाहिए तो ऊपर आपके पास एक हेडर भी मौजूद होगा, वहां पे भी देख सकते हैं। नीचे आपके पास कमेंट्स के अंदर या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर भी मेरे बेटे आपके पास डिटेल्स मौजूद होंगी कि किस तरीके से आप हमारे पोर्टल को ज्वाइन कर सकते हैं, किस तरह से आप हमारे बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, और वो 400 प्लस एमसीक्यूज ऑफ फिजिक्स की मैराथन आप अपने पास हासिल कर सकते हैं, जिस मैराथन के बारे में रोजाना की बेसिस पे बच्चों के सवालात, बच्चों के रिस्पॉन्सेज आते हैं हमारे पास के आधे से ज्यादा सवालात उन मैराथन जैसे थे, उन्हीं कॉन्सेप्ट्स के ऊपर आए थे, जिसकी वजह से उनको करने में बहुत आसानी हुई थी। यहाँ पे मेरे बेटे मुझे दीजिएगा इजाजत, सैयद हंजला बुखारी को, अल्लाह हाफिज एवरीवन। आप लोगों ने, जिन बच्चों ने नस का नेट नंबर 2 दे दिया वेल एंड गुड, जिन्होंने नहीं दिया अभी देना है, तो भाई अभी से खुदारा नस के नेट नंबर 3 की, नेट नंबर 4 की तैयारी अभी से स्टार्ट करिए। और उसके लिए मैं आपको रिकमेंड करता हूं हमारा न्यू बैच जो कि अभी इसी वीक से स्टार्ट हो रहा है। इस बैच की खास बात क्या है, देखो बैच की खास बात क्या होती है, सबसे पहले नंबर के ऊपर कि लाइव क्लास के ऊपर आपका कंप्लीट कोर्स कवर होता है। और ये लाइव क्लासेस मैं नहीं देता भाई, मेरे अलावा पाकिस्तान के जो बेस्ट टीचर्स हैं, मैं तो अपने आप को अदना से टीचर समझता हूं कि भाई आपको हर सब्जेक्ट के अंदर मल्टीपल एक्सपर्ट प्रोफेसर मिलते हैं हमारे बैचेस के अंदर या हमारे इदारे में। ये नहीं होता कि सुबह एक बंदा केमिस्ट्री पढ़ाए, शाम में मैथ्स पढ़ाए, रात में फिजिक्स पढ़ाए, ऐसा नहीं होता। आपको हर सब्जेक्ट के अंदर एक्सपर्ट फैकल्टी मिलती है। ना सिर्फ ये, बल्कि आपको हर सब्जेक्ट के अंदर मल्टीपल टीचर्स का एक्सेस मिलता है जो कि आपको मल्टीपल डेज के ऊपर क्लासेस लेते हैं। कंप्लीट वीक पे क्लासेस आपकी होती हैं। अगर आप वीकेंड का बैच लेना चाहें वीकेंड के ऊपर होंगे, अगर आप वीक डेज का लेना चाहें वीक डेज पे होंगी, अगर आप कंप्लीट वीक पे लेना चाहें कंप्लीट वीक पे होंगे, और आपको एक्स्ट्रा कोई फीस नहीं देनी होती। तो लाइव क्लासेस के ऊपर आपका कोर्स कवर होता है और हमारी तमाम की तमाम क्लासेस आपकी स्मार्ट बोर्ड्स पे कंडक्ट होती हैं। हमारी एप्लीकेशन के थ्रू, हमारी LMS पोर्टल्स के जरिए आप हमारी लाइव क्लासेस का हिस्सा बनते हैं। पाकिस्तान
पाकिस्तान का वाहिद इदारा जहां पे आपकी तमाम क्लासेस स्मार्ट बोर्ड पे होती हैं, पाकिस्तान का वाहिद इदारा जहां पे आपको हर सब्जेक्ट के ऊपर 2-2 प्रोफेसर मिलते हैं। मैथ्स के अंदर अगर मैं आपको मैथ्स पढ़ा रहा हूं तो वहां पे प्रोफेसर आफ्ताब, जो मैं समझता हूं पाकिस्तान के एक बेस्ट टीचर है, प्रोफेसर है मैथ्स के, एचओडी हैं अपने कॉलेज के अंदर, वो आपको मैथ्स पढ़ा रहे होते हैं साथ में। फिजिक्स के अंदर जहां प्रोफेसर बिलाल मिलते हैं और प्रोफेसर रोनाल्ड विल्फर्ड मिलते हैं। नज़्म बिजनेस स्कूल के अंदर प्रोफेसर बिलाल अहमद साहब भी आपको मिलते हैं, प्रोफेसर बिलाल एहतशाम साहब भी आपको मिलते हैं, आपको बिलाल अशरफ साहब भी मिलते हैं बिजनेस मैथ्स के अंदर। अगर आप नस अप्लाइड साइंसेस पे आ रहे हैं तो आपको बायोलॉजी के 2 इंस्ट्रक्टर्स मिल रहे हैं भाई, प्रोफेसर रहीम मिल रहे हैं, प्रोफेसर शाफी मिल रहे हैं। केमिस्ट्री के अंदर प्रोफेसर जो नस अप्लाइड साइंसेस के अंदर अप्लाई करते हैं, कहीं और अप्लाई करते हैं, वहां पे केमिस्ट्री भी आती है, तो प्रोफेसर आपको साद वकार भी मिल रहे हैं और प्रोफेसर आपको शरियार साहब भी मिल रहे हैं। इंग्लिश के अंदर प्रोफेसर एहतशाम भी आपको मिल रहे हैं और मिस जोहा जैन भी मिल रही है। तो हर सब्जेक्ट में आपको मल्टीपल प्रोफेसर मिलते हैं और ये तमाम की तमाम लाइव क्लासेस स्मार्ट बोर्ड पे कंडक्ट होती हैं। जो भी लाइव क्लास कंडक्ट होती है आपको उसकी रिकॉर्डिंग भी मिलती है। बैच का सबसे बड़ा फायदा क्या है कि भाई ये लाइव क्लासेस, जो बच्चे अगर कॉलेज के अंदर या एकेडमी के अंदर बिजी होते हैं वीक डेज के ऊपर, तो आप वीकेंड की क्लासेस ले सकते हैं। अगर आप वीकेंड पे बिजी हैं तो वीक डेज पे ले सकते हैं। बट जो बच्चे चाहते हैं कि उनका कोर्स जल्दी कवर हो, आपके पास कंप्लीट कोर्स की रिकॉर्डिंग का एक्सेस भी अवेलेबल होता है, प्लस आपको हफ्ते के 7 डेज भी क्लासेस मिल सकती हैं, क्योंकि हमारी जो क्लासेस होती हैं वो इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होती हैं कि भैया हर सब्जेक्ट में क्योंकि 2 प्रोफेसर हैं तो एक प्रोफेसर वीक डेज पे क्लास होती है एक प्रोफेसर की, यानी कि एक प्रोफेसर फर्स्ट मैथ्स अगर पढ़ा रहा हूं मैं तो मेरी वीक डेज पे क्लास है, दूसरे प्रोफेसर की वीकेंड के ऊपर क्लास है। तो जो बच्चा चाहता है कि हफ्ते के 7 दिन क्लासेस ले तो वो दोनों टीचर्स की क्लासेस को ले सकता है, और जो बच्चा चाहता है वो किसी एक टीचर को फॉलो करे तो एक टीचर को भी फॉलो कर सकता है। हम जानबूझ के बच्चों को दोनों टीचर्स का एक्सेस क्यों देते हैं? ताकि भाई आप दूसरे टीचर का भी कंटेंट देख सको, ताकि आप अगर किसी दिन कॉलेज से कोचिंग से फ्री हो दूसरे टीचर की भी क्लास लेकर देखो। अगर मजा ना आए ना तो फिर बात करिएगा, सही है। तो आपको इससे बड़ा फायदा मिलता है। इसके अलावा जो भी लाइव क्लास कंडक्ट होती है इसके अंदर प्रैक्टिस मटेरियल हम लोग आपको खुद प्रोवाइड करते हैं, और ना सिर्फ आपको प्रैक्टिस मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है बल्कि आपको हमारे हर सब्जेक्ट में एक थर्ड प्रोफेसर होते हैं जिनका काम उस प्रैक्टिस मटेरियल का वीडियो सॉल्यूशन क्रिएट करना होता है। यानी कि जो भी प्रैक्टिस मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जाता है उस प्रैक्टिस मटेरियल का आपको प्रॉपर वीडियो सॉल्यूशन मिलता है। जैसे कि मैथ्स के अंदर प्रोफेसर हसन कुरैशी साहब जो है उनका काम यह है कि भाई प्रैक्टिस मटेरियल का वीडियो सॉल्यूशन क्रिएट करना, तो आपको एक बहुत बड़ा प्रैक्टिस जोन मिलता है। इसके अलावा आपको जो भी टॉपिक आपका कवर होगा उसका प्रॉपर टेस्ट कंडक्ट होगा। चाहे मैथ्स के अंदर जो दोनों टीचर्स हैं वो दोनों टीचर्स आपको जो भी क्लास में टॉपिक पढ़ाएंगे अपना प्रैक्टिस मटेरियल खुद प्रोवाइड करेंगे, और फिर थर्ड प्रोफेसर उस प्रैक्टिस मटेरियल का वीडियो सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज और सबसे मजे की बात, हर चैप्टर का आपके हर वीक टेस्ट कंडक्ट होता है। जो टॉपिक कवर होगा उसका टेस्ट कंडक्ट होगा और उस टेस्ट का भी आपको वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा भैया, उस टेस्ट का भी आपको वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा। इसके अलावा इतने सारे फीचर्स के बाद पूरे पाकिस्तान के अंदर कोई इदारा आपको लाइव डाउट क्लासेस ऑफर नहीं करता होगा। हमारे बैचेस के अंदर आपकी प्रॉपर लाइव डाउट क्लासेस भी कंडक्ट होती हैं। इन लाइव डाउट क्लासेस का पर्पस क्या होता है कि भाई अगर कोई बच्चा ऐसा है, यानी कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो प्रैक्टिस मटेरियल खुद से सॉल्व कर रहे हैं, कहीं पे फंस जाते हैं, सही है, तो आपकी जो थर्ड प्रोफेसर होंगे हर सब्जेक्ट के अंदर, जैसे मैथ्स के अंदर प्रोफेसर हसन कुरैशी हैं, इसी तरीके से फिजिक्स में दूसरे हैं, इंग्लिश के अंदर प्रोफेसर एहतशाम खुद अपनी डाउट क्लास लेते हैं कि भाई आपका कोई मसला है, कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेरी है, तो आपकी हफ्ते में एक दिन लाइव डाउट क्लास अलग से कंडक्ट होती है, तो वहां पे अपनी क्वेरीज को आप पूछ सकते हैं। इसके अलावा आपके एप्लीकेशन जो हमारी है, पोर्टल जो हमारा है, उसके ऊपर आपके विद इन द ऐप चैटिंग ग्रुप मौजूद हैं, जहां पे व्हाट्सएप से ज्यादा सपोर्ट चैट ग्रुप मौजूद है, तो वहां पे आप अपनी क्वेरीज को, अपनी प्रॉब्लम्स को और डायरेक्टली क्वेश्चंस को पूछ सकते हो। इसके अलावा आपकी कम्युनिटीज हम लोगों ने क्रिएट करी हुई अपने पोर्टल के ऊपर के, जहां पे आप अपने कोई भी क्वेश्चन अपने क्लास फेलो से डिस्कस करना चाहते हो, दूसरे बच्चों से डिस्कस करना चाहते हो, वहां पे उसको रेज कर सकते हो। इसके अलावा एकेडमिक काउंसलर्स का एक्सेस मिलता है। इन बैचेस का फायदा क्या होता है कि भाई नस के नेट 3 से पहले कोर्स कवर भी होगा, फिर मल्टीपल टाइम नस के नेट 4 से पहले कोर्स कवर होगा। इसके अलावा अगर आप नस के अलावा बाकी यूनिवर्सिटीज में भी अप्लाई करें तो वो सब भी कवर अप होंगी। ये बहुत बड़ा फायदा आपको, और पूरे पाकिस्तान में कोई इदारा ऑफर नहीं कर रहा होता ये तमाम फीचर्स आपको। ये पूरे पाकिस्तान के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह उज़्ज़वजल कोई भी इदारा आपको ऑफर नहीं करता। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको एक बेसिक ओवरव्यू भी दिखाऊं कि किस तरीके से हमारी क्लासेस ये वर्क करती हैं, तो भैया आप अगर सिंपल तरीके से फोल्डर्स के सेक्शन के अंदर जाइए, लेट्स सपोज आप फिजिक्स के सेक्शन के अंदर गए, जो बच्चे नस की तैयारी कर रहे हैं फिजिक्स के अंदर गए, तो आपके पास सेशन 2024-25 पूरा गिवन है ओल्ड, यानी कि कंप्लीट कोर्स की रिकॉर्डिंग आपके पास वैसी गिवन है। पाकिस्तान में ऐसे ऐसे बेकार इदारे मौजूद हैं जो भाई न्यू ईयर डिस्काउंट के नाम पे 15,000 रुपए के ऊपर सिर्फ रिकॉर्डिंग दे रहे होते हैं। तो यहाँ पे आपको जो हमारी एक मिनिमल फीस है उसमें कंप्लीट कोर्स की रिकॉर्डिंग तो वैसे ही मिल रही है, प्रॉपर लाइव क्लासेस मिल रही है, और एक नहीं 2-2 एक्सपर्ट टीचर्स हर सब्जेक्ट के अंदर। तो आप लाइव क्लासेस के सेक्शन के ऊपर गए,
बैच 1.0 में एक चीज दिखाता हूं आपको। जैसे क्लास 11 सर रोनाल्ड ने कवर पूरी करवाई है, तो आप वेक्टर्स के ऊपर गए, प्रोफेसर रोनाल्ड के ऊपर, तो भाई जो बैच के बच्चे होते हैं ये सिर्फ इसका एक्सेस ले सकते हैं, सही है ना भैया। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो प्रोफेसर रोनाल्ड ने बहुत डिटेल के अंदर एक एक चीज आपको कवर अप करवाई भी होगी, प्रोफेसर रोनाल्ड साहब ने। तो भाई एक एक चीज इन्होंने बहुत डिटेल के अंदर पढ़ाई भी होगी, प्रोफेसर रोनाल्ड साहब ने आपको कंप्लीट डिटेल के अंदर अपना टॉपिक कवर करवाया हुआ होगा, अल्हम्दुलिल्लाह उज़्ज़ा वजल। तो ये आपके पास पर्टिकुलरली प्रोफेसर रोनाल्ड साहब की क्लास चल रही है, प्रॉपर स्मार्ट बोर्ड के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह। जिस तरह आप देखते होगे कि भाई किस तरह जो बाहर के मुल्कों के अंदर तालीम दी जाती है, उस तरह के सिस्टम को हम पाकिस्तान में मुतारिफ करवा चुके हैं। तो अब इसी तरीके से प्रोफेसर बिलाल आपको मिल रहे हैं। हीट एंड थर्मोडायनामिक्स में चला जाता हूं मैं इनके किसी टॉपिक के ऊपर, थर्मोकेमिस्ट्री के ऊपर फॉर एग्जांपल में चला गया, सही है भाई। तो आपके पास सिंपल तरीके से सर बिलाल जी हैं यहाँ पे, ये अपनी क्लास कंडक्ट कर रहे हैं। हर सब्जेक्ट में आपको मल्टीपल प्रोफेसर्स मिलते हैं, हर सब्जेक्ट के अंदर आपको मल्टीपल ऐसे प्रोफेसर्स मिल रहे होंगे। आप पर्टिकुलरली मैथ्स के अंदर जाओगे, जहां पे मैथ्स के अंदर ये बंदा है नाचीज थोड़ा बहुत पढ़ा रहा है भाई, वहां पे वैसे ही आपको दूसरे टीचर्स भी मिल जाएंगे। मैथमेटिक्स के अंदर वैसे ही आपको, अच्छा मेरे पास ये सारे फोल्डर्स आ रहे हैं क्योंकि मैं डायरेक्टर हूं बेटा, आपके पास सारे फोल्डर्स नहीं आएंगे, आपके पास सिर्फ आपके रिस्पेक्टिव फोल्डर्स होंगे। अब जैसे कि भैया मैं चला गया मैथ्स के अंदर, प्रोफेसर आफ्ताब साहब पार्शियल डेरिवेटिव, एक एक चीज बहुत डिटेल के अंदर आपको पढ़ने को मिलेगी, आपको मजा आ जाएगा मैथ्स के अंदर। तो भाई किसी भी कोचिंग सेंटर में आपका फ्रेंड बैठा हुआ होगा अकेडमी के अंदर, 70,000 60,000 रुपए देने के बाद एक सब्जेक्ट में एक टीचर मिलता है। यहाँ पे आपको हर सब्जेक्ट में हमने पाकिस्तान के बेस्ट प्रोफेसर, मल्टीपल प्रोफेसर दिए हुए और बड़ी मिनिमल फीस के साथ। तो इस तरीके से देखिए प्रोफेसर आफ्ताब अपने टॉपिक को कवर करवा रहे हैं माशाल्लाह से। आपको तमाम के तमाम पास पेपर्स करवाए जाते हैं, तमाम के तमाम प्रैक्टिस जोन्स के अंदर आपको मल्टीपल ईयर्स के पेपर्स मिलते हैं। इसके अलावा हर सब्जेक्ट के अंदर आपको उसके वीकली टेस्ट अलग होते हैं, ग्रैंड टेस्ट अलग होते हैं, चैप्टर वाइज टेस्ट अलग होते हैं। आप चाहें तो पुराने टेस्टों को भी दे सकते हैं और उनको डिस्कस कर सकते हैं अपने डाउट टीचर्स के साथ। इसी तरीके से डाउट क्लासेस हमारी अलग होती हैं कि भाई अगर मैं जाऊं लेट्स इंग्लिश के ऊपर मैं गया, तो भाई इंग्लिश के अंदर मैं गया तो ये सेशन 2025-24 की पुरानी रिकॉर्डिंग्स भी अवेलेबल है, न्यू रिकॉर्डिंग्स भी अवेलेबल है। इसके अलावा देखो प्रोफेसर एहतशाम साहब ने जो 2 दफा कोर्स अपना कवर करवाया वो भी मौजूद है। डाउट क्लास का एक अलग फीचर है, कोई इदारा आपको सिर्फ एक दफा कोर्स कवर करवा रहा होता है और समझता है काम खत्म हो गया। हमारे बैचेस में आपकी डाउट क्लासेस अलग होती हैं भाई, ये डाउट क्लासेस हैं। डाउट क्लासेस का मतलब होता है कि भाई ये लाइव क्लासेस के अलावा डिस्कशन है, लाइव क्लासेस के अलावा की डिस्कशन है। कोई प्रॉब्लम है, कोई मसला है तो आप यहाँ पे देखो पूछ सकते हैं। प्रोफेसर एहतशाम को आप सारे पसंद करते हैं, उनकी जानबूझ के हमने मैराथन अभी आप लोगों को प्रोवाइड करी थी ताकि आपको आइडिया हो सके हमारे बैचेस में कैसे पढ़ाया जाता है। प्रोफेसर एहतशाम अपनी डाउट क्लास खुद से कंडक्ट करते हैं, तो देखो डाउट क्लास एक उनकी कंडक्ट चल रही है। तो ये इस तरीके से एक एक चीज आपको लेके चली जाती है। इसी तरीके से इनकी अगर मैं लाइव क्लास के ऊपर जाऊं, किसी भी लाइव क्लास के ऊपर मल्टीपल टाइम आपको कोर्स कवर करवाएंगे, बिजनेस के बच्चों के लिए भी, इंजीनियरिंग के बच्चों के लिए भी। तो प्रोफेसर एहतशाम प्रॉपर जो पास पेपर्स होते हैं उनकी बेसिस के ऊपर आपके लेक्चर डिजाइन होते हैं। इसके अलावा आपके जो चैट का ग्रुप होता है भाई, नॉर्मली कोचिंग सेंटर व्हाट्सएप ग्रुप्स के ऊपर चैट होती है, यहाँ पे आपकी प्रॉपर्ली चैटिंग के लिए हमारा अपना इन हाउस बिल्ड चैटिंग सिस्टम मौजूद है ताकि यहाँ पे कोई बच्चा डिस्टर्ब ना हो सके, कोई रील शील ना भेजी जाए एंड सो ऑन। इसके अलावा अगर आपका कोई डाउट है तो आप सब्जेक्ट डाउट के ऊपर जाके पूछ सकते हैं। जैसे कि मैं अगर आपको यहाँ पे शो करूं, लेट सपोज मैं आपको यहाँ पे बड़े मजे की चीज शो करता हूँ, सब्जेक्ट डाउट का फायदा क्या होता है। भाई मैं यहाँ पे चला गया सिंपल तरीके से, अल्लाह भला करे 248 के ऊपर। लेट सपोज एक बच्चा है हारून रशीद अहमद खान, उन्होंने अपना कोई डाउट पूछा है, पोटेंशियल अक्रॉस एन आइडियल स्विच, हियर द आंसर इज 0। अब जो प्रोफेसर आसिम साहब हैं, उन्होंने फिजिक्स का इस बच्चे ने अपना डाउट पूछा है, प्रोफेसर आसिम साहब ने उसका आंसर किया हुआ है, बाकी दूसरे बच्चों ने भी उसके ऊपर पर्टिकुलरली अपना फीडबैक दिया हुआ है। तो भाई हमारे जो कम्युनिटी सेक्शन है, जो सब्जेक्ट डाउट का पोर्शन है, बड़ा एक अच्छा यूनिक फीचर है कि भाई यहाँ पे आप अपने क्लास फेलोज के साथ, अपने पर्टिकुलरली कोर्स फेलोज के साथ आप इंटरेक्ट कर सकते हो कि भैया आप किसी क्वेश्चन के रिगार्डिंग, किसी बात के हवाले से, जहाँ पे आपको डाउट टीचर भी रिस्पॉन्ड बैक करेंगे और आपके जो पर्टिकुलरली क्लास फेलोज होते हैं वो भी रिस्पॉन्ड बैक कर रहे होते हैं। तो ये तमाम फीचर्स आपको अल्हम्दुलिल्लाह ज़वजल हमारे बैचेस के अंदर मिल रहे होते हैं। तो वो तमाम स्टूडेंट जो अभी नस के नेट नंबर 3 की तैयारी करना चाहते हैं, नेट नंबर 4 की तैयारी करना चाहते हैं, या फिर नस के नेट नंबर 2 के अंदर जो हमारे स्पेशलाइज्ड पास पेपर्स हैं उनको गो थ्रू करना चाहते हैं, तो उसके लिए फिर आप बैच का हिस्सा बन रहे होंगे। तो इन बैचेस का सबसे बड़ा फायदा ही क्या है कि भाई लाइव क्लासेस के ऊपर मल्टीपल टाइम कोर्स कवर होगा। आप नस की तैयारी कर रहे हो, फास्ट की कर रहे हो, जीआईके की कर रहे हो, एनईडी की कर रहे हो, मेरान की कर रहे हो, यूईटी की कर रहे हो, तो आपका मल्टीपल टाइम कोर्स कवर होगा। आपका ईकेट के राउंड 1 से पहले कंप्लीट कोर्स कवर अप होगा, फिर राउंड 2 से पहले मल्टीपल टाइम कोर्स कवर होगा। आपको स्पेशलाइज आपके एफएलपीस कंडक्ट होते हैं, फुल लेंथ पेपर, पास पेपर एंड सो ऑन। तो तमाम चीजें आपको अल्हम्दुलिल्लाह ज़वजल हमारे बैचेस के अंदर मिल रही होती हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सिंपल तरीके से बैच का हिस्सा बनेंगे ताकि आपसे बैच में मुलाकात हो। जज़ाकल्लाह खैर, थैंक यू सो मच। हाशिम साइनिंग ऑफ।